हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तक आ जाए अभी ये लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी दीप्ति, गुड मॉर्निंग। प्रिया, आ जाएं आप सभी। मैं आ चुकी हूँ, मैं लाइव हूँ। गुड मॉर्निंग विनीता के। बिहार का इतिहास, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है बेसिकली, ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये ठीक है। इस हिस्ट्री ऑफ बिहार हमें करना है। लास्ट क्लास में मैंने शायद मौर्यंस तक करवा दिया था, बट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ था मौर्यंस का। हाँ जी इमरान, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड का चेंज कीजिए। देख रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, देखती हूँ कलर कैसा आ रहा है इसमें। ठीक है, ये सही है। बिहार हिस्ट्री हम लोग आज जो है बिहार हिस्ट्री, बिहार का इतिहास। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी आ जाएं, क्लास शुरू हो गई है आप लोगों की। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, गुड मॉर्निंग नीरज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। यस, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने कल वाली क्लास, यानी कल नहीं, लास्ट क्लास जो मेरी हुई थी उसमें आप लोगों को मैंने मौर्यंस करवा दिया था, बट मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन रह गया था, है ना। मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन रह गया था, संलेखना तक हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। संलेखना तक हो गया था तब। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग स्वाति। हाँ जी, आ जाएं सभी लोग। यस, सभी का स्वागत है बिहार के क्लास में। स्पेशली इतिहास, बिहार का इतिहास का क्लास चल रहा है अभी आप लोगों का। ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की देखिए बात करें तो इसके बारे में हम लोग के पास जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं कि किससे हमें जानकारी मिलती है, तो इसमें स्टार्टिंग में ही, यानी कि मौर्यन प्रशासन के बारे में किसी ने अगर बात की है तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सारी बातें की हैं। इट मीन्स कौटिल्य ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य, यस, किसने बात की है? कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र, अब इसकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र में, ही ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने किस में अपनी बात की है? इसके बारे में, प्रशासन के बारे में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्वाति, सबको गुड मॉर्निंग। आप जो बोल रहे हैं कि मैम जो रॉ के डिस्क जैसे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड है, या अशोक ने कहा ये फर्स्ट है ये सेकंड है, नहीं जानते हैं। देखिए है क्या, हमारे पास कोई श्योरिटी तो है नहीं कि ये जो है ये फर्स्ट है या सेकंड है। हमें जैसे जैसे मिलते गए हैं और अंदाज़ा यही लगाया गया था कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, उसी बेस पर फिर हम लोग क्या देखते हैं कि उसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना। जो भी हमारे पुरातत्व वेदा जैसे जैसे, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल
जो रिसर्च होते गए और जो एक्सकेवेशंस के थ्रू जो भी चीज़ें मिलती गई उसके अकॉर्डिंग उसको लाइन अप किया गया और फिर ये गेस किया गया कि ये यहाँ है, जैसे मगध डायनेस्टी यहाँ पर है और यहाँ से अगर हम लोग चल रहे हैं तो फिर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, उस बेस पे उसको क्या किया गया है, बताया गया है, उसी बेस पर क्या किया गया उसे बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं। देखिए कौटिल्य, अब यहाँ पर ना आज जो है थोड़ा सा स्पीडली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, तो इसके बाद ना ज़्यादा नहीं है। मौर्योत्तर में मैं आपको बता दूं, पहले ही आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मौर्योत्तर में अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बड़े शासन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत केंद्रीकृत प्रशासन जो जिस तरह से मगध के टाइम पर रहता है वैसा हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में है क्या कि इसके बाद यानी मौर्यंस के बाद जो है उसे बिना मतलब का हमें क्या करना, बहुत लेंदी नहीं करना है। आज कोशिश करना है कि वो भी टॉपिक क्या हो जाए, हमारा खत्म हो जाए। प्रिया पूछ रही है कि मैम 7th शिलालेख साइज में बड़ा है या वो बाकी शिलालेख से बड़ा है। हाँ जी बताइए, आप सभी बताइए, मैंने इस पे वर्क करने के लिए दिया था ना आप सबको। 7th शिलालेख यानी 7th एडिक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना। चलिए बताइए जरा आप सब कि जो 7th यानी अशोक का जो 7th शिलालेख है उसका क्या है, बताइए जरा कि वो साइज के अकॉर्डिंग बड़ा है या फिर साइज के अकॉर्डिंग बड़ा है या फिर उसमें, हाँ बताइए उसे। इनका क्वेश्चन ये है कि मैम वो साइज इसके अकॉर्डिंग बड़ा है या वो बाकी शिलालेख के अकॉर्डिंग बड़ा है, बताएं आप सब। क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है क्या? क्वेश्चन ये है बाकी से बड़ा है, हाँ ये है कि जो रेस्ट ऑफ एडिक्ट्स हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ एडिक्ट्स दैट वाज लार्जेस्ट एडिक्ट्स उन सब में, यानी कि उन सब में हम कह सकते हैं कि वो क्या है, दैट वाज लार्जेस्ट एडिक्ट। इनमें काफी सारे बात मिली गई है, हाँ लिखी गई है इस पे। चलिए जब इसमें हम लोग आते हैं, देखिए कौटिल्य ने ना, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या है अब थोड़ा सा क्या करिए, वार्म अप हो जाइए क्लास से पहले, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना, कहते हैं खिलाड़ी जब खेलने जाता है तो फर्स्टली वो वार्म अप करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा क्या करते हैं कि भाई पहले प्रैक्टिस्ड हो जाए। तो अब चूंकि क्या है आई थिंक हाँ 5 से 10 मिनट हो चुका है, सो हाँ साइज में नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस भी कर लिया, सो नो इशू अबाउट दैट। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। समझना इन द सेंस कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा, इसने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में एक बात कही, और वो बात क्या है, उसे कहा इसने सप्तांग सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अकॉर्डिंग कि पूरा का पूरा राज्य जो है मौर्यंस में इसी पर चलता था, सप्तांग सिद्धांत, याद रखिएगा इसको। इन इंग्लिश दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी। सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरी, सप्तांग थ्योरी, ठीक है ना, सप्तांग थ्योरी। ये कौन बता रहा है, कौटिल्य बता रहा है। सप्तांग का मतलब होता है 7th थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज गिव्ड बाय कौटिल्य। ये कौटिल्य के द्वारा दी गई थी और इसने बताया है कि मौर्यंस में सप्तांग सिद्धांत के आधार पर क्या था, यहाँ का प्रशासन चल रहा था। ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में ये एविडेंसेस हमें कहाँ मिल रहे हैं, अर्थशास्त्र में मिल रहे हैं। और ये है क्या, देख लीजिए, सप्तांग में अगर बात करें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना, 7 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कौटिल्य पहले राजा आएगा, फिर अमात्य आएगा। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, जो कौटिल्य ने बताया है, हम देखते हैं कि मौर्यंस का प्रशासन उसी के बेस पर क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। उसके बाद जनपद आएगा, ठीक है ना, पहले राजा आता है फिर अमात्य आता है। कुछ ने मुझसे पहले वाली क्लास में पूछा था कि मैम अमात्य जो है वो बड़ा व्यक्ति था क्या, दुर्ग कोश, ठीक है, दुर्ग हो गया, कोश हो गया, और नेक्स्ट उसकी अगर हम लोग बात करें दंड और मित्र, दंड और
मित्र। ये बेसिकली क्या है, 7 थ्योरी ऑफ कौटिल्य है कि जो 7 सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी पर कहता है कि पूरा का पूरा प्रशासन क्या था, फोकस था। अब जैसे समझ लीजिए, राजा इन द सेंस कि ये हो गया किंग, राजा का मतलब हो गया किंग, यानी प्रशासन में सबसे ऊपर में कौन होगा, किंग हो गया। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, मंत्री इन द सेंस मिनिस्टर्स, अमात्य का क्या मतलब होता है, मिनिस्टर्स, ठीक है। जनपद होता है यानी कि जो इकाई होती है जिस पर आप प्रशासन करते हैं, यूनिट, ठीक है ना, एरिया यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया। दुर्ग इसका मतलब हो गया फोर्टिफाइड तरीके से जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको फोर्टिफाइड करना, या फिर, ठीक है ना, ये हो गया। कोष का मतलब हो गया ट्रेजरी, ट्रेजरी, ट्रेजरी। दंड का मतलब हो गया कि पनिशमेंट, किस तरह का पनिशमेंट जो है वो दिया जाता था, पनिशमेंट, ओके। और मित्र का मतलब हो जाता है फ्रेंड, मित्र का क्या मतलब होता है, फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझ लीजिएगा, हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें समझ लीजिएगा, दैट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, जो मौर्यन प्रशासन था, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी बताता है कौन, कौटिल्य बताता है। और इस सप्तांग थ्योरी में क्या है कि अगर कहीं प्रशासन चल रहा है जो मौर्यंस में, उसमें पहले राजा है, आफ्टर दैट अमात्य है, इट मीन्स मंत्री है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं जनपद है, उसके बाद फिर दुर्ग है, उसके बाद कोष है, ट्रेजरी है जिससे पूरा पूरा राज्य चलता है, आफ्टर दैट दंड है, यानी अगर प्रशासन में कोई भी ऐसा कुछ अनर्गल काम होता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट मित्र, कि उसमें जो आस पड़ोस के जो नेबर्स जो होते हैं, हमारे पड़ोसी, वो उनके साथ हमारा संबंध कैसा है। तो एक प्रशासन चलाने के लिए सप्तांग थ्योरी किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था। चलिए इसमें फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली मैंने किसके बारे में बताया, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि कौटिल्य क्या बताता है, और उसी बेस पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये पूरा का पूरा शासन जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाए कि राज्य में, यानी कि जो हेड होता है, हेड, हेड इन द सेंस कि प्रमुख कौन होगा सभी चीजों का। यहां पर आप मान के चल लीजिए, प्रमुख इन द सेंस कि वो कौन होगा, वो राजा होगा। किंग जो है वो सभी मामलों में क्या होगा, प्रमुख होगा। तो प्रमुख इन द सेंस किस मामले में, चाहे वो किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो, या न्यायालय वाला कोई डिसीजन यानी जजमेंट देना हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हो, एनी काइंड ऑफ डिसीजन, वो कौन लेगा, वो बेसिकली लेता है राजा। यानी प्रमुख जो था अकॉर्डिंग टू कौटिल्य in अर्थशास्त्र, that the head of the Mauryan Empire was king। इसका मेन कौन था हेड, वो कौन था, राजा हुआ करता था। इसके बाद नंबर आता है अमात्य का, इसके बाद नंबर आता है अमात्य। अब अमात्य के बारे में बात करें तो ये बेसिकली थे कौन, मंत्री इन द सेंस मिनिस्टर्स। ये थे कौन, ये मिनिस्टर्स थे किसके, मौर्यन प्रशासन में ये क्या थे, मिनिस्टर्स थे। हाँ, मौर्यन प्रशासन में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे, ये मिनिस्टर्स थे, ठीक है ना। और इनको यूनानी लेखों में, और इनको यूनानी लेखों में, इनको यूनानी लेखों में क्या कहा गया है, इन्हें सभासद, इन्हें सभासद, या फिर इन्हें कहा गया है सचिव, इन्हें सभासद या सचिव, ठीक है ना। इन अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज, जो ग्रीक एडिक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूं मैं, तो इन्हें क्या कहा गया, सभासद या सचिव कहा गया है। कुछ जगह पर इन्हें कहा गया क्या कि ये क्या थे, ये बेसिकली जो राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसे ही कहा जाता था। यानी अमात्य किसके बारे में कह रहे हैं कि यह राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों का बोध कराता है, यह राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों का, राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों का बोध कराता है। इट मीन्स इट डिनोट्स जो द फेमस ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों का बोध कराता है। पदाधिकारियों का मतलब ये हो गया कि ब्यूरोक्रेट्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बारे में इससे क्या होता है, पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमात्य। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़े पोस्ट पर इसको माना जाता है। समटाइम इसे कंसीडर किया जाता है किस प्रकार से, ये काउंसलर भी हैं और एक्सेसर्स भी हैं। तो इनका जो रोल था ना, अमात्य के थ्रू ही कोई भी किसी को भी डेप्यूट करना होता था तो सबसे पहले यही लोग क्या करते थे, चेकआउट करते थे। इन सम केसेस अमात्य क्या हो जाते थे, कई जगह कई बार इनकी जो स्थिति थी वो वैसे तो राजा
ही प्रमुख है, लेकिन डिसीजन लेने में किसको रखना है नहीं रखना है, ये सारे निर्णय जो है ये अमात्य करते थे, ठीक है ना। और जो भी सार्वजनिक कार्य होता था उसमें सम्राट की ये सहायता करते थे। यह सभी सार्वजनिक कार्यों में, सभी सार्वजनिक कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे, सम्राट की सहायता करते थे। इट मीन्स कोई भी ऐसा काम हो गया जो मेन काम हो, उसमें ये क्या करते थे, राजा को हेल्प करते थे, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि राजा का मेन विंग अगर बोला जाए कि जो उसको हेल्प करता था उसे हम लोग क्या करते थे, वो बेसिकली था कौन, वो थे अमात्य। ठीक है। अब बात करें कि ये काफी थे, अमात्यों की बात करें, यह काफी क्या थे, प्रभावशाली होते थे, यह प्रभावशाली होते थे। जब इतने इस पे हैं तो प्रभावशाली होते थे, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, इसे लिख लीजिए। ये क्या थे, ये काफी ज्यादा दे वर हाईली पावरफुल, ये काफी क्या थे, पावरफुल थे किसमें, इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य का ये इस तरह से समझ लीजिएगा, ये क्या थे, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी थे और काफी ज्यादा क्या थे, लीड करते थे राजा को। पूरी तरह से आप देख लीजिए कि कंट्रोल भी कर रहे हैं, कंट्रोल इन द सेंस को बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें हैं, तो राजा इनकी बातों को कंसीडर करता था, ठीक है। तो ये था क्या, हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये अमात्यों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इन्हीं यानी कि जो अमात्य हैं, इन्हीं अमात्यों को मिला करके, इन्हीं अमात्यों को मिला करके, यानी ये जो अमात्य है इनसे ही क्या बनता था, एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी, एक मंत्री परिषद, ठीक है ना, मंत्री परिषद बनती थी। और इसमें जो होते थे कुछ प्रमुख अधिकारी इसके अंतर्गत आते थे, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख मतलब कुछ प्रमुख अधिकारी आते थे, अधिकारी आते थे। इसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत कौन आते थे, मंत्री परिषद। इन्हीं अमात्यों से मिला करके एक छोटी सी काउंसिल बना जाती थी, इन्हीं को ही मर्ज करके एक छोटी मतलब स्मॉल काउंसिल कह सकते हैं, स्मॉल काउंसिल, स्मॉल काउंसिल जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मंत्री परिषद कर रहे हैं। अमात्य को आशुतोष, दुर्ग का मतलब होता है किला, जो बाहर में जो जिससे जो दीवार होती है मेन रोहन, उसे ही कहा जाता है दुर्ग। जैसे मान लीजिए ना, ये आपका महल हो गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए महल हो गया, महल को हमने क्या किया, दीवार से चारों ओर ढक दिया, तो इसको कहते हैं ना कि फोर्टिफाइड कर दिया गया है। फोर्टिफाइड का मतलब हो गया दुर्ग, ठीक है। आपने क्या कहा था कि मैम इसमें अमात्य को यूनानी लेखों में क्या कहा गया है, यूनानी लेखों में इनको कहा गया है, इनको सचिव भी कहा गया है, इनको सहायक भी कहा गया है, ठीक है ना। यूनानी लेखों में इनको क्या कहा गया है, इनको सभासद या निर्धारक, सभासद या निर्धारक। सभासद का मतलब होता है, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रीक इनको यूनानी लेखों में क्या कहा गया है, सभासद, सभासद या निर्धारक। निर्धारक का मतलब ही हो जाता है क्या, जो डिसाइड करवा दे, यानी एज अ काउंसलर और एक्सेसर्स इसको हम लोग कहते हैं, ये कहा गया इसके बारे में, एज अ काउंसिलर्स, एज अ काउंसिलर्स इस तरीके से, एंड एक्सेसर्स के तौर पर इनको क्या किया गया है, डिनोट किया गया, एंड एक्सेसर्स, है ना, एसेसर्स। और एसेसर्स के तौर पर इन्हें क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, सभासद या काउंसलर्स और या निर्धारक, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्स, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्स, ठीक है ना। तो ये था अमात्य। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, मंत्री परिषद बनाई जाती थी एक छोटी सी, और उसमें क्या होता था कि इसमें काफी बड़े लोग होते थे, ठीक है। और इसे था क्या कि इसमें मान के चलिए कि इसमें युवराज होगा, प्रधानमंत्री होगा, बता दे रहे हैं। इस मंत्री परिषद में कौन कौन हो सकता है, इसमें युवराज होगा यानी राजा का जो बेटा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो प्रधानमंत्री होगा, जो हेड मिनिस्टर होगा, वो होगा इसमें यानी मंत्री परिषद में कौन से प्रकार के लोग इसमें रहते थे। उसके अलावा अगर बात करें तो सन्निधाता या सेनापति,
सन्निधाता और सेनापति। ये हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी इसमें क्या थे, इसमें काउंसिल में होते थे, और इनको मिला करके जो मंत्री परिषद बनाई, से ही कई बार क्या कहा जाता था, मंत्रीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मंत्रीन। इसे क्या कहा जाता था, मंत्रीन के नाम से यह जाना जाता था। यह इस नाम से भी जाना जाता था, यह इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, देख लीजिए, फिर से सुन लीजिएगा। अमात्यों के बारे में बात करें तो इनको सभासद या निर्धारक कहा जा रहा है, यानी कि मेन क्या है, एक तरह से काउंसलर एंड एसेसर्स है। दूसरे में हम लोग आते हैं कि इनको ही मिला करके एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी, छोटी सी। अब उस मंत्री परिषद में कौन कौन होते थे, युवराज होता था, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि मैम हु इज सन्निधाता, तो सन्निधाता बेसिकली होता कौन था, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जो था वो कौन था, सन्निधाता था। और ये पूरी काउंसिल को ही कई बार मंत्रीण भी बोला जाता था। दिस काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज मंत्रीण। ये मौर्यन प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी लेट आए हैं वो भी समझ लीजिएगा, वी आर डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस एंड क्या स्ट्रक्चर था उनका, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अमात्य और मंत्री परिषद, जिसके बारे में हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें आपको बता दूं, जैसे कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है, यानी कि मौर्यंस में स्पेशली हम क्या देखते हैं कि जो मौर्यंस हैं उनमें कुछ जगह पे ऐसा माना जाता है कि इनको अलग अलग जगह पे क्या किया जाता था, कुछ पेमेंट किए जाते थे। पेमेंट इन द सेंस कि जो इनका पेमेंट मोड था उस बेस पे भी देखा जाता है कि इनका पेमेंट किस प्रकार का था, ठीक है। उस बेस पे भी देखा जाता है क्या कि इनका पेमेंट किस प्रकार का था। तो मंत्री परिषद जो है ना, ये जो मंत्री परिषद के जो काउंसिल है, इसमें माना जाता है कि कुछ के 12,000 के आसपास क्या थे, हाँ, कुछ के 12,000 के आसपास में क्या थे, इनकी सैलरी थे और पूरे वार्षिक का, और किसी किसी का 48,000 के आसपास में जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। किसी किसी का हम लोग क्या देखते हैं 12,000 के आसपास में है, और किसी किसी का हम क्या देखते हैं 48,000 के आसपास में जाता है, क्या उसका सैलरी इन द सेंस कि इनकी जो आय थी, ठीक है ना। ठीक है। तो मंत्री परिषद के जो भी लोग सदस्य हैं इनको 48,000 पन दिया जाता था। इन्हें कितना दिया जाता था, 48,000 पन। इनकी सैलरी की अगर बात करें 48,000 क्या है, हम लोग देख रहे हैं पन ईयरली का मतलब हो गया वार्षिकी। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनको कितना मिलता था, 48,000 पन मिलता था, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, 48,000 पन वार्षिकी, यानी सबसे हाईएस्ट पेड अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी पे कौन थे, जो मंत्री परिषद से जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें ही मिलता था सबसे ज्यादा। पण जो था यहाँ पर बेसिकली जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रुपी नोट, आप जो भी कह लीजिए, जो कि उस टाइम पे प्रचलन में था मौर्यंस के टाइम पे। तो उस टाइम के जो भी पैसे चलते थे उन पैसों को कहा जाता था पण। और ये धातु का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, किसी भी इसका हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अभी के टाइम पे हम लोग रुपया यूज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या था, पण यूज होता था, उसे पण बोला जाता था, ठीक है। चलिए, ये क्या था, ये बेसिकली हम लोग क्या बात की हम लोग इसके बारे में कि किस प्रकार से उस टाइम पे जो चीजें दी जाती थी, ठीक है। तो अलग अलग क्या थे, इनके पोस्ट थे। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारा मंत्री परिषद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग इसमें अब आते हैं, नेक्स्ट ये है कि भाई अगर जैसे मौर्यन प्रशासन की बात करें तो अब होगा कि मौर्य प्रशासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इनका एरिया यानी क्षेत्र का इन्होंने विभाजन कैसे किया था। एरिया इन द सेंस कि जो क्षेत्र का विभाजन है वो कैसे किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि प्रांत में यानी जो भी इनके क्षेत्र थे, क्षेत्र को एक तरह से यूनिट मान लीजिए, यूनिट इन द सेंस इकाई मान लीजिए, ठीक है, इकाई मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने एरिया को किस प्रकार से बांटा था, इस एरिया को इन्होंने प्रांतों में, यानी इनके यहाँ क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, ठीक है ना। क्या क्या कहा जाता था, प्रांतों में यानी प्रोविंस में क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। प्रोविंस में क्षेत्रों का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था।
प्रोविंस में हम लोग क्या देखते हैं, क्षेत्रों का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। और यही प्रांत जो है, जैसे मान लीजिए हमने 5 प्रांत मिला दिए तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, चक्र बोलते थे। अगर हमने 4 या 5 मान लीजिए प्रांत हमने क्या किए, प्रांत जोड़ दिए इन द सेंस मिला लिए, जोड़ दिए का मतलब हुआ मिला लिया, हमने जोड़ लिया, तो ये कंबाइनली रूप से फिर क्या कहलाने लगता था, अगर हमने इसे जोड़ दिया तो, यानी अगर 5 प्रांत का कोई अगर ये रहा, यूनिट रहा, इकाई रही, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्र। चक्र, इसे हम लोग क्या कहेंगे, 5 प्रांतों की कोई अगर इकाई होती है, यानी 5 प्रांतों की इकाई को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चक्र। देखिए एक बात आपसे बता देती हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि इसको ये मत सोचिएगा कि मैम जो है ये मेंस लेवल पे जाके काम कर रही है, नहीं, पीटी के पर्पस से ही है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से आपके क्वेश्चंस पूछ देते हैं। जैसे अमात्य के बारे में पूछ चुका है कि अमात्य कौन होते थे, अब आप समझ चुके हैं कि अमात्य कौन होते थे। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि मौर्यंस जो प्रशासन का जो इकाई है, क्षेत्रीय विभाजन इन्होंने किस प्रकार से किया था। तो हम क्या देखते हैं, मेनली प्रांत है, और प्रांत को ही ये लोग क्या कहते थे, 5 प्रांत अगर मिला दिए गए तो वो क्या कहलाते थे, आपको चक्र कहलाते थे। ठीक है ना। अब आते हैं कि जैसे मान लीजिए अब यूनिट इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया प्रांत, ठीक है, प्रांत का कोई तो हेड होगा, है ना, तो प्रांत का जो प्रमुख होगा, प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होगा, यानी मेन जो इसका अधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा, प्रांत का जो मेन अधिकारी होता था उसे कहा जाता था प्रधान, कुमार या आर्यपुत्र। इसे प्रधान, कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, या आर्यपुत्र कहा जाता था। इट मीन्स, इंग्लिश में मैं डिक्टेट कर देती हूँ, कहा जाता था, इट मीन्स कहा जाता था, इट मीन्स कि द हेड ऑफ प्रोविंस वॉज नोन एज प्रधान, कुमार और आर्यपुत्र। तो ये जो मेन इकाई है, जैसे इसको आप इस तरह से समझिए, ये बड़ी यूनिट हो गई, ठीक है, स्टेट में ये बड़ी यूनिट हो गई प्रांत, उसके नीचे फिर दूसरा अब आएगा, ठीक है। तो प्रांत का जो मेन प्रमुख अधिकारी है वो क्या कहला रहा है, प्रधान, कुमार या आर्यपुत्र के नाम से ये जाना जाता था। अब देखिए, अब इन प्रांतों को जैसे आप समझ लीजिए, एक मगध पूरा साम्राज्य हो गया, इसको इस तरह से समझे, भारत एक देश हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, भारत में अलग अलग राज्य हैं। सेम उसी तरह से क्या है, मगध में समझिए कि मगध में अलग अलग क्या है, प्रांत है। अब आ जाइए, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिले हैं। ठीक उसी तरह से समझना है कि भारत में अलग अलग, यानी मगध में अलग अलग प्रांतों में क्या है, डिवीजन है, और वो कई किस में बटे हुए हैं, मंडलों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रांत के बाद जो नेक्स्ट उसमें आएगा वो क्या आएगा, मंडल, यानी इसके बाद जो सेकेंड यूनिट आएगा वो क्या है, मंडल। सेकेंड यूनिट वाज नोन एज मंडल, ठीक है। और मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, प्रमुख अधिकारी, ये किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा प्रादेष्टा के नाम से, प्रादेष्टा, सॉरी प्रादेष्टा, ठीक है। ये किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा प्रादेष्टा के नाम से, प्रादेष्टा, प्रादेष्टा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात करें, मंडल जो है इसका जो प्रमुख अधिकारी है वो किस नाम से जाना जा रहा है, हाँ जी, भावना शिल्पी, हाँ, गुड मॉर्निंग विष्णु। जैसे मैम अजात शत्रु ने अपने किले दुर्गित किया गया वैसे ही मैम, हाँ हाँ, वही सेम वही है विष्णु, उसे ही कहा जाता है दुर्ग, ठीक है ना, उसे ही कहा जाता है दुर्ग, ओके। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रांत का प्रमुख अधिकारी कौन हो गया, प्रधान, कुमार, आर्यपुत्र, इसे कहा जाता था। मंडल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख अधिकारी कौन है इसका, प्रादेष्टा, इसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। मंडल के अधिकारी को क्या कहा जा रहा है, प्रादेष्टा। अब आ जाइए कि प्रादेष्टा या फिर प्रादेशिक, ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा, या फिर प्रादेशिक, प्रादेष्टा या फिर प्रादेशिक के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, प्रादेशिक के नाम से ये जाना जाता है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं, अब ये मंडल जो है इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग विषयों में, अलग अलग विषयों में, यही मंडल किस इसमें डिवाइड किया गया है, विषय में, ठीक है ना। और विषय का जो प्रमुख अधिकारी होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रमुख अधिकारी होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा विषयपति,
उसे क्या कहा जाएगा? विषयपति। वो किस नाम से जाना जा रहा है? विषयपति। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जा रहा है? विषयपति के नाम से जाना जा रहा है, इसे विषयपति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी जो सबसे छोटी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, जैसे प्रांत हो गया, मंडल हो गया, विषय हो गया, लास्ट यूनिट की अगर बात करें तो वो नीचे अभी दिख जा रहा है ना, हाँ, अगर लास्ट यूनिट की बात करें तो वो होता था ग्राम। अगर लास्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या है? ग्राम। ग्राम इन द सेंस गांव, जिसको बोलते हैं विलेज, नहीं विलेज नहीं बोलेंगे, इसको ग्राम ही बोलिए। लास्ट यूनिट जो है वो कौन सा है? वो ग्राम है, वो ग्राम है। और ग्राम का जो मेन अधिकारी है, जो हेड है, उसे गोप बोला जाता था। उसे क्या कहा जाता था? गोप। ग्राम के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जा रहा है? गोप कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसका क्या है? डिवीजन है। फिर से समझ लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मौर्यन प्रशासन, पहले लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि जो मौर्यन प्रशासन है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्षेत्र का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। वो सबसे पहली जो बड़ी यूनिट है वो प्रांत है, उसे ही चक्र बोला जा रहा है, और 5 प्रांतों को जोड़ करके हम लोग क्या कहते थे? उसे चक्र कहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो है वो मंडल है। मंडल का जो हेड होता है वो क्या है? प्रादेष्टा या प्रादेशिक है। तीसरे पर आ जाइए तो उसे कहा जाता है विषय, और इसका जो हेड अधिकारी होगा वो विषयपति कहलाएगा। लास्ट में अगर हम लोग बात करें ग्राम, ग्राम की जो है सबसे छोटी यूनिट है और इसका जो हेड है दैट वाज नोन एज गोप। ठीक है, तो बस इस तरह से समझ लीजिएगा। यानी हम लोग किस तरह से देख रहे हैं? प्रांत, विभाजन कैसे है? प्रांत, प्रांत के बाद हो गया मंडल, मंडल के बाद हमारा क्या हो गया बताइए? प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद विषय, और विषय के बाद ग्राम। ठीक है, बस अब अधिकारियों का मेन नाम इसका क्या कर लेना, आपको ध्यान रख लेना है कि प्रांत का क्या है। अब हम लोग क्या भी बात करते हैं कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्यपुत्र भी बोल रहे हैं। अभी मैंने लिखा ही दिया सारी चीजें। मंडल जो हो गया उसका क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रादेष्टा। ठीक है, विषय की बात करें तो विषयपति, इसका हेड अधिकारी हो गया, और ग्राम की बात करें तो इसका जो प्रमुख अधिकारी हो गया गोप हो गया। यही क्या है? इसका डिवीजन है। इसको इस तरीके से क्या करेंगे? नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 10 बजे जो टाइमिंग है भावना उसी समय स्टार्ट हो चुका था। ये क्लास आपकी 10 बजे शुरू हो चुकी है। आप शायद लेट हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, जो छूटा है वो लास्ट देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पर आर्यपुत्र, मंडल, विषय, ग्राम। इस तरह से क्या था यहाँ पर हम देखते हैं डिवीजन जो है इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। यानी इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इनका जो इनका जो क्षेत्र है उस तरीके से क्या किया गया था? इसे बांटा गया था। ठीक है, क्षेत्र को क्या किया गया था? इस प्रकार से बांटा गया था। और यही क्या था इनका? मौर्यंस जो है वो बेसिकली क्या हम देखते हैं कि अपने इसी कार्य के लिए वो लोग जाने जाते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार से अपनी चीजों को क्या किया था, हाँ, किस प्रकार से अपनी चीजों को क्या किया था, बहुत बेहतर ढंग से इन लोगों ने उसे बनाया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि इनके यहाँ पे, अब चूंकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये देख लिया है कि ये क्या था, इनके यहाँ प्रशासन की यूनिट अब आप समझ गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, क्या, हाँ जी बताइए। अभी आएंगे हम लोग, अभी आएंगे हम लोग, हाँ अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा हैव पेशेंस, अभी पहुंचेंगे वहां तक। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। अभी अभी बताऊंगी मैं कौन कौन से उसके अधिकारी थे। गुप्तचर व्यवस्था, इसका मतलब हुआ इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम किस प्रकार का था? जैसे हमारे भारत में है ना रॉ हो गया, तो उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था क्या है। देखिए इसका भी 2 यूनिट हमें दिखाई देता है। 2 यूनिट इन द सेंस कि एक जो है वो क्या है, हम देखते हैं संस्था है, और एक क्या है, संयरा है। यानी इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इसे बांटा था, संस्था और संयरा। गुप्तचर व्यवस्था में क्या किया, एक संस्था है, इसका नाम ही था संस्था इंग्लिश में, और एक क्या है, संयरा है। द सेकेंड वन इज संयरा, संयरा। ओके, अब यहां पर है जी कि दोनों में फर्क क्या है बता देती हूँ। देखिए दोनों में फर्क की अगर बात करें तो जो संस्था है यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें संगठित होकर काम किया जाता था, किसी संस्था से जुड़ करके, संस्था से जुड़कर इन द सेंस कि संगठित होकर कार्य करते थे, संगठित होकर कार्य करते थे।
कार्य करते थे, क्या नाम भैया, संगठित होकर क्या करते थे, ये कार्य करते थे। अब आ जाइए सैयारा की बात करें तो सैयारा जो थे ये भ्रमणशील थे। ये कैसे थे, ये भ्रमणशील गुप्तचर थे। आप लोगों ने एक था टाइगर देखी होगी ना, हाँ, एक था टाइगर देखी है कि नहीं देखी है? तो वो कौन सा वो था, गुप्तचर था। इंटेलिजेंस में अगर बात करें तो वो कैसा इंटेलिजेंस था, उसमें सलमान खान जो बना रहता है यही तो था, भ्रमणशील था, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से उस कंट्री। तो एक गुप्तचर कैसा है, जो भ्रमणशील है, जिसको सैयारा बोलते हैं। और एक संस्था है जो कि क्या होता है, जैसे किसी आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पे खुफिया जो डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है, आपको भी पता नहीं होता है। जैसे आपके यहाँ कोई जॉब करता हुआ दिख रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो रॉ का एजेंट है। तो इस तरह की संस्थाओं से जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं वो बेसिकली किसमें थे, इसे संस्था कहा जा रहा है। और जो इस तरह यानी कि जो एक था टाइगर टाइप से घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और वहां जाकर के जो भी कुछ खबर निकाल के लाते हैं तो उनको सैयारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुप्तचर में हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार से क्या था, इनके यहाँ ये चीजें बनाई गई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गुप्तचर जो थे इनको नाम क्या दिया जाता था, इनका नाम था गूढ़ पुरुष। ये किस नाम से जाने जाते थे, यह गूढ़ पुरुष के नाम से जाने जाते थे, के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, गूढ़ पुरुष के नाम से जाने जाते थे। एक चीज और है इसमें, इसमें पुरुष और महिला दोनों के दोनों होते थे। यानी अगर हम लोग बात करें मॉरियंस के इंटेलिजेंस में तो हम क्या देखते हैं कि गूढ़ पुरुष में अगर बात की जाए तो इसमें पुरुष और महिला यानी इनके इंटेलिजेंस में दोनों होते थे, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते थे, इनके इंटेलिजेंस सिस्टम में यानी मॉरियंस में ये दोनों के दोनों हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हमें क्या है, इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मॉरियंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था। आज के सापेक्ष में विषय को, विष्णु कहाँ रहते हैं, अनुमंडल में रहते हैं, ये बताइए। हाँ जी विष्णु, अनुमंडल में रहते हैं, जिला में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये बताइए। तो उसी तरीके से उसको आप देख लीजिए, है ना, उसी तरीके से उसको देख लीजिए। जैसे प्रांत हो गया, बड़ी यूनिट हम लोग देखते हैं ना, जिला होता है, जिले को ही आप बांटिए तो फिर वो मंडल में चला गया, यानी एक तरह से उससे छोटी यूनिट। अच्छा अभी आप बैंगलोर में, ओके ओके ओके। गूढ़ पुरुष दीप्ति, उसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है ना, अभी के हिसाब से वही कर लीजिए कि एक बड़ा इकाई हुआ, उसके बाद थोड़ी छोटी इकाई हो गई, उससे थोड़ी छोटी इकाई हो गई, तो वो उस तरीके से क्या था, उस टाइम पे डिवीजन था। ठीक है, उसी तरह से जैसे अभी हम लोग के पास है ना, जिला है, जिला के बाद अनुमंडल होता है, अनुमंडल के बाद आप देख लीजिए फिर उस तरह से सब डिवीजन हुआ, सब डिवीजन के बाद आप फिर गए तो ब्लॉक हो गया। सेम वैसे ही उसी तरीके से उसको आप बांट सकते हैं, छोटी छोटी यूनिट आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो गुप्तचर को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये था बेसिकली क्या, इंटेलिजेंस सिस्टम था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें आ जाते हैं अब, हाँ अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आएंगे कि इनकी न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इन मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इन मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन, in Mauryan administration। मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जुडिशरी सिस्टम कैसा है। सबसे पहली बात तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मेन जो होता है ना, कि अगर कहा जाए कि कोई एक मेन आपका जो न्यायाधीश होगा वो तो राजा होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि सबसे मेन न्यायाधीश, यानी अगर बात किया जाए कुछ मामले में तो मुख्य न्यायाधीश एनी हाउ राजा ही होगा। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, राजा ही होगा। लेकिन ये तो हो गया एक मुद्दा, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि मॉरियंस में जो न्यायिक व्यवस्था है उसको क्या किया गया था, बांटा गया था। ठीक है ना, न्यायिक व्यवस्था को बांटा गया था। तो यानी यहां पर आ जाइए, न्यायालय व्यवस्था को बांटा गया था। अब किस प्रकार से बांटा गया था ये बता देती हूं। एक हो गया ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, और दूसरा जो हो गया ये हो गया सामान्य।
समान यानी इन जनरल, जो हर जगह यूज होता हो, ठीक है ना, समान इन द सेंस की जनरल, जनरल। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ की ग्रामीण स्तर पर जो जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ का हेड कौन होता था, ठीक है ना, यहाँ का हेड कौन होता था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ग्रामीण और वृद्ध मिल करके डिसीजन लेते थे। लिख लीजिएगा इसमें, इसमें ग्रामीण और वृद्ध, यानी वृद्ध इन द सेंस कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, इसमें ग्रामीण और वृद्ध मिलकर निर्णय लेते थे, मिलकर निर्णय लेते थे, ठीक है ना, मिलकर निर्णय लेते थे। इट मींस कि इस वाले में ग्रामीण स्तर पर जो है, तो जो गांव के लोग हैं और उसके साथ साथ में जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो सब मिलकर इसमें क्या करते थे, डिसीजन लेते थे, ठीक है ना, वो सब क्या करते थे, डिसीजन लेते थे। वो सब क्या करते थे, यहाँ पर डिसीजन लेते थे। अब आ जाइए जनरल। अब जो हमने सामान्य की बात की, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामान्य में क्या चल रहा था। ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, जुडिशरी सिस्टम। सामान्य में आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि सामान्य न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सामान्य न्यायिक व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। देखिए, सामान्य न्यायिक व्यवस्था में हम देखते हैं, कोई भी कोर्ट में चले जाइए तो एक दीवानी कोर्ट होता है, एक फौजदारी कोर्ट होता है, ठीक है। दीवानी, एक दीवानी कोर्ट हो गया। दीवानी का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो भी भूमि से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो भी केस होगा, वो सब दीवानी मैटर कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, एक तो दीवानी हो गया और दूसरा क्या हो गया, फौजदारी। फौजदारी का मतलब होता है स्टूडेंट क्रिमिनल केस, यानी कि क्रिमिनल केस। अब ये अभी के कंटेक्स्ट में मैं समझा दे रही हूँ, उस टाइम पे समझ लीजिएगा आपराधिक मामला, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से अगर आप समझना होगा तो समझ लीजिएगा आपराधिक मामला, आपराधिक विषय, ठीक है ना, आपराधिक विषय। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना इसमें यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात कर रहे हैं जुडिशरी सिस्टम के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन सी। हम यहाँ देख सकते हैं दैट ऑल काइंड ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स इज इन दीवानी, उसमें किस में आता है वो, काउंट इन दीवानी कोर्ट। एंड ऑल काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस इज इन फौजदारी कोर्ट, वो फौजदारी कोर्ट में जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो दीवानी कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे क्या कहा जाता है, और जो फौजदारी कोर्ट का न्यायाधीश है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो दीवानी कोर्ट का न्यायाधीश है, यहाँ पर आ जाइए, तो हम क्या देख रहे हैं कि दीवानी, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, फौजदारी, ठीक है ना। तो इसका जो न्यायाधीश होगा, यानी जो दीवानी कोर्ट का न्यायाधीश है, यानी जो जज है, इसे क्या कहा जाता है, धर्मस्थीय, 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 ठीक है। और फौजदारी कोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसे क्या कहा जा रहा है, इसे ही कहा जाता है, इसके न्यायाधीश को, यानी फौजदारी कोर्ट के न्यायाधीश को कंटक शोधक, इसे क्या कहा जाता है, कंटक शोधक। अच्छा, दीवानी कोर्ट रिपीट कर दूं, इसे क्या कहा जाता है, कंटक शोधन, इसे कहा जाता है कंटक शोधन। कंटक शोधन, फिर से सुन लीजिएगा, दीवानी कोर्ट में सभी भूमि से संबंधित यहाँ पे आप लोग लिख ही लिए ना, चलिए इसको इसे मैं हटा ही देती हूँ, समझ, ठीक है। चलिए, हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दीवानी मैटर्स, ठीक है ना। तो दीवानी मैटर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी प्रकार के, दीवानी में कौन से आते हैं, सभी प्रकार के, यहाँ पर आ जाइए, सभी प्रकार के भूमि से संबंधित विषय, भूमि से संबंधित विषय, ठीक है ना, यानी ऑल काइंड ऑफ लैंड डिस्प्यूट मैटर्स, लैंड डिस्प्यूट मैटर्स,
सारे के सारे लैंड डिस्प्यूट मैटर्स किस में आ रहे हैं? दीवानी में। फौजदारी में कौन सा आ रहा है आपको? आपराधिक, यानी कि जिस टाइप का जो भी क्रिमिनल केस कहते हैं हम लोग उसे कहा जाता है। और दीवानी कोर्ट का जो जज होता उस टाइम पर, यानी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, उसे धर्मस्थीय कहा जाता है। और फौजदारी कोर्ट का जो जो न्यायाधीश है उसे कंटक शोधन कहा जाता है। क्लियर है ये आप लोगों को अब? हाँ जी, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है ना? दीवानी कोर्ट क्या था बताए तो भावना, अभी दीवानी कोर्ट का मतलब ही होता है, अभी भी है, अभी भी आप भारतीय जो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम आप जाएंगे तो आप अभी देखिएगा क्या कि दीवानी कोर्ट, आपने सुना होगा कि कोर्ट में मुंसिफ होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, जो मजिस्ट्रेट, जैसे मान लीजिए पीसीएस के जो जुडिशरी एग्जाम निकालते हैं और जो मजिस्ट्रेट होते हैं तो जिनको दीवानी कोर्ट मिलता है उनको मुंसिफ कहा जाता है, ठीक है। और जो अगर आपको चले गए उस तरह के क्रिमिनल केसेस जो देखते हैं तो वो नॉर्मली उसमें क्या कहलाते हैं? मजिस्ट्रेट जो है वो कहलाते हैं, या सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट या एसीजीएम, इस तरह से उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इनफैक्ट आपको बता दूं, जो विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला, थोड़ा समझ लीजिएगा, विधानसभा का जो मेंबर होते हैं, जो आहर्ता है कि भाई कम से कम 25 साल से ऊपर का होना चाहिए, जो अभी जो लोग उठ रहे हैं विधानसभा में, तो उसमें एक कंडीशन ये भी है कि सेशन अगर शुरू होता है, हाँ, उसमें ये भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए सेशन शुरू हो गया, अगर किसी भी सदन का सत्र सेशन शुरू हो जाता है और कोई भी विधानसभा का जो सदस्य है, आप उसके अगर ऊपर केस करना है तो उसमें फौजदारी नहीं, उसमें ये कंडीशन है कि जो दीवानी केस जो होते हैं, यानी लैंड डिस्प्यूट का जो मैटर होता है, तो सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले या जब सत्र जब खत्म हो जाए तो उसके 40 दिन बाद ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उस विधानसभा के मेंबर को, ठीक है। तो दीवानी, आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें भी ये क्लॉज आता है दीवानी कोर्ट का, ठीक है ना, कि दीवानी केस अगर है तो उनको 40 दिन का रिलीफ मिलता है, यानी कि पहले और बाद भी इतना उनको टाइम मिल जाता है उसमें। चलिए ये हो गया, ये था जुडिशियरी सिस्टम। ये था जुडिशियरी सिस्टम। अब हम लोग आएंगे इसमें कि बात करें भूमि, यानी कि लैंड से रिलेटेड जो कंडीशन है, लैंड जो है यानी भूमि का किस तरह से वितरण किया गया या बंटवारा है। तो देखिए, एक तो होता है सामान्य भूमि जो नॉर्मल कृषकों के पास होती है, एक सामान्य भूमि थी उस टाइम पर जो कि किसके पास होती थी? कृषकों के पास, जो कृषकों की होती थी। जनरल लैंड जो किसी फार्मर का हुआ करता है, ठीक है। और दूसरी जो भूमि थी वो हम लोग क्या देखते हैं? राजकीय भूमि, राजकीय भूमि यानी स्टेट लैंड इसको बोलेंगे हम लोग, स्टेट लैंड। राजकीय भूमि हर जगह होती है, स्टेट लैंड, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना रेलवे की जमीन है, तो रेलवे की जमीन किसकी होती है? अक्सर आप देखिएगा बिहार में अक्सर होता है कि जब रेलवे का जब उसमें काम होता है तो वहां पर जितनी भी अवैध बस्तियां हैं उसको कही जाती है कि ये सारी बस्तियां रेलवे के जमीन पर बनी हुई है। तो रेलवे पे जमीन पे बनने का मतलब ही हो गया कि सरकारी जमीन पे अधिग्रहण, मतलब इसको बना लिया गया है। तो हर जगह क्या होता है? राज्य का अपना जमीन होता है। तो जो राजकीय भूमि है यानी स्टेट लैंड की अगर बात करें तो राजकीय भूमि राज्य के नियंत्रण में होती थी और इसे लाया जाता था, यह राज्य के नियंत्रण में होती थी, राज्य के नियंत्रण में होती थी, ठीक है। और इसको किस लिए लाया जाता था? इसे कृषि के उपयोग में लाया जाता था, इसे कृषि के उपयोग में लाया जाता था, कृषि के उपयोग में लाया जाता था, ठीक है ना, लाया जाता था। और इसी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। इसी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। अब एक बात बताइए, जब इसको सीता भूमि कहा जा रहा है तो इसका जो मेन अधिकारी होगा जो इसको देखेगा उसे क्या कहा जाएगा? बार बार आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, सीता भूमि अगर राजकीय भूमि है तो इसका जो मुख्य अधिकारी होगा, हाँ, इसका जो मुख्य अधिकारी होगा जिसके अंडर में ये लैंड होगा उसे क्या कहा जाएगा? बताइए। सीता अध्यक्ष, समझ गया ना? तो बस यही है, सीता भूमि और इसका जो मुख्य अधिकारी हो गया, मुख्य अधिकारी इन द सेंस किसका जो मेन ऑफिशियल हुआ, मुख्य अधिकारी को क्या कहा जा रहा है? सीता अध्यक्ष। अब भूलिएगा मत,
ठीक है ना। जो मेन ऑफिशियल वाज नोन एज सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ठीक है ना, सीता अध्यक्ष के नाम से ये जाना जाता था। क्लियर है ये? दो तरह की भूमि है, सामान्य भूमि जो कृषकों के पास है, ठीक है, और जो इंडिका है, यानी कि बात करें हम लोग कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, ये जो सामान्य भूमि है ना, उसमें अर्थशास्त्र में यानी अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र की बात करें जिसमें कौटिल्य बात करता है, तो उसमें कहता है प्रॉपर कि जो सामान्य भूमि है उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है, क्षेत्रक यानी भूस्वामी और काश्तकार। यानी सामान्य भूमि में भी क्या है, एक क्षेत्रक है, क्षेत्रक इसका मतलब हो गया जिनका अपनी जमीन है, जो भूस्वामी हुए इसके, इस जमीन के जो मालिक होंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, काश्तकार, काश्तकार, ठीक है ना, काश्तकार, काश्तकार इन द सेंस कि कई बार जमीन आपकी नहीं हो, आपसे छीन ली जाएगी जो किसान है, या फिर कई बार आप दूसरे के खेत पे जाके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बेगार कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीजें आपको जो काम कर रहे हैं उसको कहा जाता था काश्तकार। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बता दूं, जैसे आप लोगों ने झारखंड का नाम तो सुना ही होगा, तो झारखंड में जब ब्रिटिशर्स रहे थे बहुत लंबे समय तक, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा शोषण किया, जब बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, तो वहां पर दो एक्ट लेकर के आना पड़ा। एक था जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और एक था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो टेनेंसी का मतलब ही हो जाता है कि इन काश्तकारों के लिए अलग से सुविधा देना, क्योंकि इनकी जो जमीन है उस पर क्या है, कई बार इनसे हड़प ली जाती है, कई बार इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, यानी कि ये बहुत वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो कर्ज के चुंगल में फंस जाना महाजनों के चक्कर में, तो इससे इनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बहुत दयनीय हो जाती है, और ये बेगारी की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग है कि सामान्य भूमि में भी क्या एक क्षेत्रक है जो कि उसका भूस्वामी है, और दूसरा क्या है, काश्तकार है। बाकी इतना नॉर्मल ध्यान रखना है कि सीता भूमि है उसको सीता अध्यक्ष कहते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कैसी थी यहाँ पे, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है ना। तो सिंचाई व्यवस्था में भी हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए, एक राज्य की तरफ से यानी कि करवाए जाने वाली जो क्या है व्यवस्था है, राज्य की तरफ से सिंचाई व्यवस्था जो थी, सिंचाई व्यवस्था जो करवाई जाती थी, इसे कहा जाता था सेतु बंध। इसे क्या कहा जाता था, सेतु बंध। इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, अगर राज्य करवा रहा है, स्टेट करवा रहा है, तो दिस इज नोन एज सेतु बंध। हाँ, काश्तकार इज लाइक यस, सेतु बंध, इसे क्या कहा जा रहा है, इस व्यवस्था को अगर राज्य कर रही है तो इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को सेतु बंध, यानी इसमें राज्य ने सिंचाई के लिए क्या किया है, पूरा का पूरा इंतजाम किया है, ठीक है। और इस पर जो भी कह सकते हैं कि हम लोग इस पर जो भी कर लगाते थे, ये लोग यहाँ पर जो कर राज्य लगाएगा, इससे जो टैक्स लगाएगा, जो लिया जाएगा, उसे उदय भाग कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, उदय भाग, उदय भाग। उसे उदय भाग कहा जाता था जो कर लिया जाता था। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। और जो सामान्य लोगों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, जो सामान्य लोगों के द्वारा, जनरल पीपल मिलकर के अगर सिंचाई करवा रहे हैं, लोगों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, इसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था,
ठीक है ना। बस ये चीज ध्यान रखना है कि सिंचाई सिस्टम जो है यानी इरिगेशन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि राज्य जो करवा रहा है दैट सिस्टम वाज नोन एज सेतुमंद, एंड जो उस पर जो टैक्स लगा जा रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है, उदय भाग कहा जा रहा है। सामान्य लोग अगर मिलकर सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जा रहा है। बस ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। इरिगेशन का क्या था, ये सिस्टम था। इरिगेशन का हम लोग क्या देखते हैं, यही सिस्टम था। ओके अब आ जाइए इसमें। माना जाता है यानी कि टैक्स का जो रेट था यानी कितना टैक्स लिया जाता था टोटल उपज की अगर हम लोग बात करें कि राज्य में कर की दर क्या थी, राज्य में कर की दर क्या थी, यानी कि टैक्स का जो रेट था वो कितना था। तो ये माना जाता था कि उपज का कुल उपज इन द सेंस कि टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, कुल उपज इट मींस टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लगभग जो है हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादा था या कम था, बताइए जरा कितना लिया जाता था। हाँ जी बताइए जरा कितना कर लिया जाता था, यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कितना लिया जाता था बताइए। देखिए जो माना जाता है जैसे जो स्टेट अगर इरिगेशन सिस्टम अगर करवा रही है लगवा रही है वो तो 1/3, हाँ ठीक है। देखिए कई जगह 1/4 से लेके 1/6 भी आपको दिखेगा कि ये भी क्या है, इनके यहाँ टैक्स लेने का क्या एक जो सिस्टम था 1/6 से 1/4 है। और अगर हाँ ठीक है ना, और उसके अलावा अगर बात करें कि अगर यही सारा कुछ अगर करवा रही है यानी ओवरऑल अगर सिंचाई विचाई सब अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो ये 1/3 क्या करेगी, आपको टैक्स लेती थी। 1/3 वो क्या करती थी, टैक्स लेती थी। ठीक है ना तो ये चीज समझ लीजिएगा। ये हो गया आपको जैसे टोटल प्रोडक्शन पर ये लिया जाता था यानी कि जो भू राजस्व जिसको हम लोग कहते हैं ये वो हो गया, और ये जो था ये सिंचाई पर, ये सिंचाई पर हो गया, और ये किस पर हो गया, ये भू राजस्व यानी जो आपका लैंड रेवेन्यू की बात करें तो वो इतना इन्होंने रखा था। ये क्या है, भू लैंड रेवेन्यू, और ये क्या है, सिंचाई से यानी इरिगेशन से ये लिया जाता था। हाँ ये इरिगेशन से लिया जाता था। सामान्य लोगों की सिंचाई, जैसे आप एक बात बताइए मनीला, आपका क्वेश्चन है, कई बार आपके एरिया में रोड टूट जाता है, ठीक है, आप वहाँ के वार्ड कमिश्नर से कह रहे हैं, आप वहाँ के जो भी लोकल अथॉरिटी है आप उससे कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बात नहीं बन रही है। जब नहीं बन रही तो होता क्या है कई बार कि जो लोकल जो वहीं के जो होते हैं लोग आपस में मिल के ही पैसे इकट्ठे करके उसको बनवा देते हैं रोड को, ठीक है ना, और लिखते हैं ना कि फलाना सोशल वेलफेयर सोसाइटी, कहते हैं या नहीं कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या आई तो हम सब मिलके ही क्या करेंगे, इसका समाधान कर लेंगे। समझ गई मनीला मनीला समझ गई आप। रिपीट कर दूं, देखिए जो लैंड रेवेन्यू है ना, अगर भू राजस्व की बात करें तो लैंड रेवेन्यू 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था भू राजस्व। भू राजस्व इन द सेंस कि जो कृषि हो रही है उसमें टोटल उपज का हम इतना ले रहे हैं, और अगर सिंचाई की पूरा सिस्टम यानी सिंचाई का पूरा व्यवस्था अगर करवा रहा है राज्य सरकार यानी मॉडर्न प्रशासन करवा रहा है तो वो 1/3 लेगा इरिगेशन पे, ठीक है ना। अगर सिंचाई यानी वो पूरा फैसिलिटी अगर दे रहा है सिंचाई वगैरह का तब वो क्या करेगा, वो 1/3 लेगा, ठीक है। चलिए है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते थे। और एक चीज और है, जो बेगारी करते थे यानी कि निशुल्क अगर कोई लोग अपनी सर्विस दे रहा है, यहाँ पर निशुल्क सर्विस कहते हैं ना, फ्री सर्विस अगर कोई दे रहा है निशुल्क, या फिर इसको बेगारी करना, जो बेगार इन द सेंस कि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था विष्टि। इसे क्या कहा जाता था, विष्टि। इसे क्या कहा जाता था, विष्टि, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसे। जो लोग व्यापार जो बेगारी करते हैं उसे क्या कहा जाता था, विष्टि। एक बड़ा फेमस टैक्स था, इसका नाम था प्रणय कर, ठीक है ना।
प्रणय कर मतलब समझ लीजिए, ये बेसिकली कब लिया जाता था, प्रणय कर यानी प्रणय टैक्स की बात करें तो ये कब लिया जाता था। देखिए सारे नहीं पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रणय टैक्स कब लिया जाता था, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या हो गया, कहीं मान लीजिए कि स्थिति जो मौर्यन प्रशासन है उनकी स्थिति मान लीजिए तनावपूर्ण हो गई, मे बी पैसा नहीं रहा उस टाइम पे, मे बी, या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, स्पेशली उस टाइम पे युद्ध वगैरह ही होते थे, या युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई, तो वैसे टाइम पे जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता था प्रणय कर, ठीक है ना। वैसे टाइम पर जो लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था प्रणय। युद्ध काल में इसे हम लोग क्या कहेंगे, युद्ध काल में लिया गया कर, युद्ध काल में लिया गया कर, लिया गया कर, ठीक है ना। तो यही संकट काल भी तो यही हुआ ना, संकट काल यही हुआ ना। उस टाइम पे संकट काल कौन सा होता था, जब युद्ध हुआ, तो युद्ध का मतलब यानी इस टाइम पर जो टैक्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है आपको प्रणय, ठीक है। और आ जाइए यहां पर कि एक टैक्स ऐसा था जो कि मान लीजिए हमने इधर आ जाइए, ये आप लोग लिखे लिए होंगे, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें एक टैक्स हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टैक्स जो है इसका नाम है, ये बेसिकली क्या है, अगर जैसे सारे टैक्स देखिए मैंने क्या बोला कि वो सारे के सारे फेमस नहीं है जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद के रूप में लिया जाता था, यानी उस टाइम पर क्या चलता था, नगद के रूप में लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, ये क्या कहलाता था, हिरण्य। दिस टैक्स इज नोन एज हिरण्य, ठीक है ना। इस टाइम पे जो टैक्स है वो किसे कहा जाता था, जो नगद के रूप में यानी इन जो कैश के फॉर्म में लिया जाता था और बस एक लास्ट इसमें लिख लीजिएगा, सारे टैक्स में बार बार कह रही हूँ, सारे के सारे नहीं पढ़ने होते हैं। बलि जो था ना, ये वैदिक काल में भी चलता था, जो लोग अपनी इच्छा से देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बलि क्या है, मौर्यन में बलि क्या हो जाता है, एक धार्मिक कर हो जाता है, एक धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स इसको कह सकते हैं, या रिलीजन टैक्स भी कह सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, रिलीजन टैक्स, ठीक है। बलि जो एक प्रकार से अगर बात की जाए, यही बलि हम लोग देखते हैं क्या वैदिक काल में, जो लोग अपनी इच्छा से देते थे अब इतना मत जाइए कहाँ पे कहाँ कर दिया था, बस इतना ध्यान रखिए, एक नॉर्मल सामरिका जो नॉर्मल एक होता है ना कि कितना रखा गया, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है अब आ जाइए, जैसे ये तो टैक्स हो गया, अब बात करेंगे हम लोग की माप तौल की कोई इकाई थी क्या इनके समय पे, माप तौल की इकाई यानी कि मेजरमेंट स्केल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मेजरमेंट स्केल के बारे में बात करें हम लोग तो थी, तो हाँ थी, दो इकाई थी इस टाइम पर। माप तौल की इकाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक निर्वर्तन है और एक वेली है, एक निर्वर्तन है, ठीक है, और एक क्या है, वेली है। एक निर्वर्तन है और एक क्या है, वेली है। The one is निर्वर्तन and the second one is वेली। ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप तौल की इकाई जिसको हम लोग कहते हैं ना, बटखरा माप जो ये होता है जिसे हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वेइंग स्केल होता है। तो उस टाइम पर बहुत तो क्लियर नहीं, लेकिन ये पता है कि निर्वर्तन और वेली जो थे ये बेसिकली क्या थे, ये मेजरमेंट स्केल थे, ठीक है, ये क्या थे, ये बेसिकली मेजरमेंट स्केल थे, ये क्या थे, ये मेजरमेंट स्केल थे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अगर हम लोग फिर बात करें कि यहाँ पर आ जाए कि अगर हम लोग, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब बात करें हम लोग कि जो मौर्यंस जो मुद्रा थी, मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो उसे पण कहा जाता था, मैंने अभी भी बताया था आपको
कि मुद्रा, मुद्रा इन द सेंस कि जो पैसा हुआ उसे पण कहा जाता था, यानी कि मनी जो उसका था उसको पण, ये किस नाम से जाने जाते थे? पण। देखिए इंग्लिश में पान मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसे पान मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, भूल के भी इसे पान नहीं पढ़ लीजिएगा कि पान है, ये पण है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये पण है। ये है क्या? ये पण है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये क्या देखते हैं, ये बेसिकली है क्या कि ये मौर्यंस में उस टाइम पर क्या क्या व्यवस्था थी, हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके अलावा एक चीज और है, सुन लीजिएगा कि कौटिल्य ये कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसने ये बताता है कि मान लीजिए ये ये मौर्यन एम्पायर है, यहाँ पर ये कहता है क्या कि स्थल, यानी कि स्थल मार्ग भी था, स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था, और जल मार्ग भी था। इट मीन्स कि हम देखते हैं क्या कि ये कहता है कि सी रूट भी है, सी रूट भी है, और क्या है आपको, लैंड रूट भी है, लैंड रूट भी है। किस पर्पस के लिए? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है। इसमें एक जगह पे ये कहता है, कौटिल्य कहता है कि सबसे आसान जो है वो क्या है, जल मार्ग है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, अधिक लाभ भी है, अधिक लाभ भी है। ये लाभ वाली कंडीशन कौन बताता है आपको? ये बताता है। लाभ वाली कंडीशन कौन बताता है? ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब ये हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो इसका सैन्य डिपार्टमेंट क्या जो पूरा का पूरा संरचना देखता था, यानी कि पूरा का पूरा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग की अगर बात करें तो इसके पूरे संरचना को जो देख रहा है, यानी पूरे के पूरे इसके यूनिट को अगर जो देख रहा है, तो उसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था, हाँ, इसके सैन्य विभाग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि सैन्य संरचना को देखने, या इसका जो प्रधान था, सैन्य विभाग का जो प्रधान हुआ, जो इस सारे सिस्टम को देख रहा है, उसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था बालाध्यक्ष। बेसिकली ही वाज नोन एज बालाध्यक्ष, ठीक है ना, बालाध्यक्ष के नाम से ये जाना जाता था। ये किस नाम से जाना जाता था? बालाध्यक्ष के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, ये बालाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और देखिए इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सारी चीजें हैं, यानी कि इस टाइम पर अगर हम लोग बात करें कि और क्या चीजें इसमें रह गई इसके रिगार्डिंग, तो इसके बारे में कहा गया कि मेगास्थनीज जो था ना, उसने बताया था कि यहाँ पर 7 दास भी थे इनके समाज में, यानी कि इनके सोसाइटी में कौन कौन से लोग थे, इनकी सामाजिक जो व्यवस्था अगर देखा जाए, सामाजिक व्यवस्था, इट मीन सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज भी इस बात को क्या कहता है, क्या कि यहाँ पे 7 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6 और एक 7, कहता है कि 7 टाइप के लोग थे इस सोसाइटी में। एक दार्शनिक हो गए, उसने बताया है प्रॉपर कि कौन कौन टाइप के लोग यहाँ पर रह रहे हैं मौर्यंस में। एक दार्शनिक हो गए, ठीक है ना, इसने प्रॉपर क्या किया है, बताया है कि इस प्रकार के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। कहाँ पर? मौर्यंस के टाइम पीरियड में इस प्रकार के लोग यहाँ पर क्या थे, रहते थे, इस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे। 7 टाइप्स ऑफ पीपल हैं यहाँ पर। हाँ, दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, इन्होंने बताया है प्रॉपर। अहीर हो गया, ये कौटिल्य के अनुसार है, ये मेरे अनुसार नहीं है। कारीगर, सैनिक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, ये 7 टाइप्स ऑफ पीपल है जो सोसाइटी में उस टाइम पे माना जाता है कि रहते थे। निरीक्षक और सभासद, सभासद समझ ही गए आप लोग किसके बारे में बात हो रहा है? निरीक्षक, और यहां पर आ जाइए सभासद।
ये अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ये किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य, ठीक है ना, कि कौन है? दार्शनिक रहते थे, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद है, ठीक है। ये इस तरह के लोग यहाँ पर क्या थे? इतने 7 प्रकार के लोग यहाँ पर क्या थे? हाँ, इसमें कौन है? सॉरी, कौटिल्य नहीं है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में बोल रही हूं मैं, ये मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार हम लोग देख रहे हैं क्या कि 7 प्रकार के लोग इसने बताया है कि सोसाइटी में है। हाँ हाँ, 7 प्रकार के लोग क्या है? सोसाइटी में है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हो गया अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। इसके अलावा ये कहता है क्या कि सोसाइटी में हम क्या देखते हैं? जो वेश्यावृत्ति भी थी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर सोसाइटी में क्या है? वेश्यावृत्ति भी, यानी प्रोस्टिट्यूशन भी चल रहा है। और जो इससे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो गणिका मतलब जो है, उन्हें क्या कहा जाता था? ओके, जो इनसे जुड़ी हुई जो गणिकाएं हैं, यानी कि जो ये हैं, उन्हें रूप जीवा बोला जाता था। वेश्यावृत्ति थी तो इन्हें रूप जीवा। Okay, I will repeat in English. According to Megasthenes, that there are 7 kind of peoples in Mauryan's time period. Okay, the first one is दार्शनिक in the sense philosopher. Okay, philosopher थे। उसके अलावा next बात करें farmers, इसको मैं लिख ही देती हूँ ना। ये हो गए दार्शनिक, next हो गए farmers, थर्ड अहीर हो गए। अहीर इन द सेंस जो ग्वाले हुआ करते थे, जिनको ग्वाला कहा जाता है, ठीक है, जो दूध के कार्य से जुड़े होते हैं, दूध दही, ये जो है गाय पालना, इन सब से जो जुड़े हुए थे। कारीगर, इसका मतलब हो गया कि कारपेंटर, जो अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, कारीगर यानी बहुत अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग चीजों में क्या है? वो इंडल्ज हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सैनिक, यानी कि जो आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, उस टाइप के लोग हैं। निरीक्षक जो है, मैंने आपको पहले बात, निरीक्षक का मतलब होता है कि जो उस पूरे सोसाइटी को क्या कर रहा हो? मुआयना कर रहा हो, उसे क्या कहा जा रहा है? निरीक्षक। और नेक्स्ट आते हैं सभासद, इन द सेंस काउंसलर्स, इनको कहा जाता था काउंसलर्स, ठीक है। तो कहता है मेगास्थनीज, कहता है कि यहाँ वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति इन द सेंस प्रोस्टिट्यूशन इसे कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया प्रोस्टिट्यूशन, यानी वेश्यावृत्ति थी यहाँ पर। और जो महिलाएं से जुड़ी हुई थी, इन्हें रूप जीवा के नाम से इन्हें बोला जाता था, ठीक है। और उसके अलावा इसके बारे में क्या बोला गया कि यहाँ पर विधवा विवाह, पुनर्विवाह दोनों होता था। यहाँ पर विधवा विवाह, विधवा विवाह इसका मतलब हो गया विडो, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, ठीक है ना। विधवा विवाह हो गया। बाल विवाह भी था यहाँ पर। बाल विवाह का मतलब हो गया एक तरह से चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? ये सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, यानी ये सारी चीजें यहाँ क्या थी? एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया इनका सोशल यानी सामाजिक स्ट्रक्चर। 7 kind of peoples, prostitution was also exist in Mauryan time period. The women which were indulged in this kind of things, yani in prostitution, the women which are involved in prostitution, they were known as रूप जीवा, उनको रूप जीवा के नाम से बोला जाता था। Child marriage was also exist in Mauryan time period. Widow remarriage was also, हम ये सारी चीजें देखते हैं कि यहाँ पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, ये था हमारा जो मेन चीजें हैं। और इसके अलावा बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये रहा भड़ौच, ठीक है ना। अगर ट्रेड की बात करें तो कहाँ से ट्रेड होता था? भड़ौच, ठीक है ना। भड़ौच ये गुजरात के पास है। और ताम्रलिप्ति एक जगह है यहाँ पर, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ठीक है ना। एक जगह है यहाँ पर जो इधर बंगाल के आसपास में इसे कहा जाता था ताम्रलिप्ति। तो इनका जो ट्रेड होता था वो बेसिकली कहाँ से होता था? ताम्रलिप्ति, यहाँ से इनका ट्रेड होता था। ट्रेड इन द सेंस व्यापार होता था इनका, व्यापार, समुद्री व्यापार। सी ट्रेड जो होता था इनका कहाँ से होता था? सी ट्रेड कहाँ से होता था इनका?
या स्वाति, अब तो कोई इशू नहीं है। स्वाति, is it okay? I already repeat in English also, and I also mention the terminology in English also. So is it okay, Swati? I'm asking to you. ये हो गया। अब देखिए यही था मेन, यानी कि अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो हमने इसी के बारे में ओके। चलिए, अब ये जो था हमने क्या किया है, यहाँ पर सारी चीजें क्या किया आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जितनी भी चीजें थे कि यहाँ पे टैक्स क्या था और क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है। रज्जुक के बारे में किसी ने पूछा कि मैम रज्जुक कौन थे, बार बार क्वेश्चन आता है, तो एक बार बता दूं, जैसे एक बार आयोग ने माना है कि राज्य का मुख्य अधिकारी, राज्य का मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी, इट मीन्स द मेन ऑफिशियल, द मेन ऑफिशियल, द मेन ऑफिशियल ऑफ स्टेट। ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि जो नगर का न्यायाधीश होता था, हाँ, जो नगर का न्यायाधीश होता था, नगर का न्यायाधीश इन द सेंस की जनपद का जो न्यायाधीश होता था, जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। इट मीन्स द जज ऑफ जनपदास, द जज ऑफ जनपदास is known as, या was known as, is नहीं, was known as, was known as, was known as रज्जुक। इसे किस नाम से जाना जाता था? रज्जुक के नाम से जाना जाता था। लिख लीजिएगा। रज्जुक के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। अब आप लोग को करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। करना ये है कि आप लोग जो है इसका क्वेश्चन जो बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है, कुछ काम भी किया कीजिए, तब तो थोड़ी सी क्या होगा, आपको भी चीजें क्लियर होंगी। तो आपको करना क्या है, करना ये है आप लोगों को कि जो क्वेश्चन यानी रज्जुक के रिगार्डिंग, क्योंकि रज्जुक क्या है, काफी ज्यादा ये काफी फेमस टर्मोलॉजी है, काफी फेमस क्या है, टर्मोलॉजी है। देखिए ताम्रलिप्ति के बारे में मुझसे पूछ रहे कि मैम ये कहाँ, ये बंगाल के पास था स्टूडेंट, बंगाल के पास में है। बंगाल, प्राचीन बंगाल के पास में हम क्या देखते हैं, ये जगह था जहां से व्यापार होता था। एंड दिस प्लेस वाज नोन एज एंशियंट बंगाल में ये प्लेस था। अमित एंशियंट यानी कि बंगाल के प्राचीन काल में हम क्या देखते हैं कि जहां से व्यापार होता था उस जगह को ताम्रलिप्ति कहा जाता है। और ये बता कौन रहा है? If we'll ask an exam about main port, then it will be Bhadauch or Tamralipti. मेन सेंटर वाज एट दैट टाइम पीरियड। अगर हम लोग बात करें तो चूंकि आप अगर ध्यान देंगे शिवानी, दैट बिहार से नजदीक कौन पड़ेगा, आप बताइए, बिहार से नजदीक कौन सा होगा? विच इज नियर फ्रॉम बिहार? इज इट ताम्रलिप्ति और इज इट भड़ौज? सबसे नजदीक जहां से होगा, आसानी कहां से होगी? क्लियर है? बस वही चीज है, जो नजदीक हो। नजदीक कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, नजदीक ताम्रलिप्ति है, यानी बंगाल का जो सी पोर्ट है, तो वहां से ट्रेड ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो क्या चीज पे होता था? वस्त्र उद्योग होता था उस टाइम पर। अगर अच्छा वस्त्र उद्योग मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि मैम उस टाइम पे ट्रेड क्या किस किस चीजों का होता था, तो उस टाइम पर सबसे अच्छा वस्त्र उद्योग देखते हैं खूब चलता था, जो इनका ताम्रलिप्ति है ना, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ताम्रलिप्ति और भड़ौच, ये दो जगह है। तो उसमें से आपको बता दूं कि वस्त्र उद्योग ही दोनों के दोनों जगह से क्या चल रहा है इनका, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल, यस हाँ, जो टेक्सटाइल का जो ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, कपड़ों का, क्लोथ्स का जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा था उस टाइम पे, वस्त्र, शायद वो कट गया है गेस ना, हाँ, तो वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा होता था। इन दोनों जगह से वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा होता था। क्लियर है यहां तक?
चलिए अब देखिए यहाँ तक का जो, अब यहाँ तक क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मुझे एक चीज और मैं बता दूं, देखिए अगर अब आप लोग को है, आप लोग भी देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या होता है, टर्मिनोलॉजी से खूब क्वेश्चन आते हैं। लगभग मैंने अपने जानते भर में जो इंपॉर्टेंट था वो सारे मैंने बता दिए हैं। अच्छा, यू सॉ इन प्रीवियस ईयर पेपर, कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में? बीपीएससी में शिवानी, इन बीपीएससी। अच्छा तो ठीक है, बोल तो रही हूँ मैं कि उसी हिसाब से क्या करिएगा, पहले क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग देख लीजिए। मेरा काम था यहाँ पर आपको बताना कि भड़ौच से भी हो रहा है और ताम्रलिप्ति से भी हो रहा है। मान लीजिए शिवानी अगर भड़ौच ना दे ऑप्शन में, ठीक है ना, अगर भड़ौच नहीं दे तो फिर तो ताम्रलिप्ति ही देना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, काफी हिट सेंटर थे इन मौर्यंस का जो ट्रेड पोर्ट था उसमें काफी हिट सेंटर था ये दोनों के दोनों। इज इट क्लियर शिवानी? अगर मान लीजिए भड़ौच ना रहे और ताम्रलिप्ति रहे तो फिर डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, तो क्या करना होगा? अगर दोनों है तो फिर ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसी हिसाब से इसको देख लेना है कि क्या क्वेश्चंस, अब क्या करना है ना, आयोग के क्वेश्चंस को देख लीजिए। आप लोग सभी से मैं यही बात कहूंगी कि एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। मैंने दोनों पोर्ट बता दिया है कि ये दोनों पोर्ट मेजर पोर्ट थे, आपको क्वेश्चंस देखना है, जाकर के चेक करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है आप सबको? क्योंकि देखिए कुछ काम तो आपको भी करना होगा ना। हाँ जी शिवानी, इज इट क्लियर शिवानी कि मैं क्या कह रही हूं? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग चेकआउट करिए, जो भी लोग जूम पे हैं, मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को चेकआउट करिए जो मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू दैट, कि हाँ ये आपको दोनों चीजें मैंने बता ही दी। अब कभी भड़ौच अगर पूछा जाए तो गुजरात है, ताम्रलिप्ति पूछा जाए तो ये बंगाल का एंशिएंट पोर्ट था। ठीक है, चलिए जी, आज ये जो था मौर्यन आपका एडमिनिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो गया। सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या की हैं आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि जो एग्जाम में स्पेशली क्या है जो पूछे गए हैं मैंने उसके बारे में भी क्या किया है, बात कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, सुन लीजिए। अब इसके बाद ना लास्ट अब आ जाइए कि जो हम लोग बात करते हैं कि मौर्य का शासक जो था, यानी कि अब लास्ट हम लोग जो है अब इस पे कुछ चीजें क्या करें, थोड़ा सा स्पीडली इस पे काम कर ले। मुझे एक बात बताएंगे आप सबके सब, ये जो टॉपिक अभी पढ़े अभी कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना इसमें? समझ तो गए आप सबके सब? ये टॉपिक क्लियर है ना? देखिए मैंने एक एक खास तौर से मौर्यंस में ना लोग काफी परेशान होते हैं कि कैसे समझा जाएगा। मैंने अपने जानते में जितना बेहतर हो सकता था आपको ज्यादा कोशिश किया कि आपको हर तरीके से बता दूं ताकि आगे समस्या नहीं आए। कुछ लोग उनका कहना है कि मैम जो है मेंस के लेवल पर कभी कभी पढ़ा देती हैं। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें आप लोगों को लग रहा है क्या कि पीटी ओरिएंटेड नहीं है, इज इट मेंस ओरिएंटेड? मैं आप लोग से जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पीटी में नहीं आएगा? और बहुत अगर बोले वन लाइनर तो फिर ठीक है, मैं वन लाइनर ही उड़ा दूँ, फिर उसमें क्या है? टीचर के लिए तो सभी चीज़ आसान है ना? तो मुझे ज़रा बताइएगा क्या 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 चीज़ करें? ठीक है ना, चलिए। तो मतलब मैं वही कह रही थी कि मैं मुझे किसी मतलब आई हर्ड दैट कि मैम जो है वो मेंस लेवल पे ले जा रही हैं। मैं मेंस लेवल पे नहीं ले जा रही हूँ। मेरे समस्या ये है कि अगर आपको थोड़ा फैक्ट्स, अगर आप जो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर तो याद ही नहीं होगा ना। अदरवाइज ये नाम तो आप भी रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाँ ये होता है, धर्मस्त्य होता है, ये होता है, लेकिन अब आपको समझ में आया ना कि जुडिशियरी का पैटर्न था, उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें थी। ओके, अच्छा अच्छा, चलिए इसमें अब आते हैं। चलिए अब साढ़े, देखिए 11:30 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे में अब जितना अभी हो सकता है लास्ट जो है, यानी मौर्यंस के इसमें लास्ट में उसे हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं फाइनल। लास्ट मौर्यन का अगर बात करें कि अगर लास्ट इसमें कि एक रूलर और लास्ट रहता है, दशरथ के बारे में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, दशरथ के बारे में। हाँ जी, दशरथ के बारे में पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था मैंने? ओके, अब जैसे बात किया जाए कि अशोक की मृत्यु के बाद, चलिए अब थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। अशोक की मृत्यु, कुछ बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा फास्ट हो गया, कुछ कहते हैं मैम थोड़ा स्लो हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद कौन आता है, हम देखते हैं दशरथ। कौन आता है? दशरथ।
ठीक है ना। दशरथ मगध का शासक बनता है, मगध का शासक बनता है। अब जो है ना शासक बनता है, समझने वाला पोर्शन जितना बेहतर ढंग से था वो आप समझ चुके हैं। दशरथ का क्या बनता है, मगध का शासन बनता है। हाँ, मगध का शासक कौन बनता है, अशोक की मृत्यु के बाद दशरथ बनता है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो माना जाता है ठीक है। तो इसने इसके अगर काम की बात करें कि दशरथ ने ऐसा कौन सा काम किया था, तो इसने भी आजीविकों के लिए, आजीविकों के बारे में मैंने बता दिया था, आजीविकों के लिए इसने क्या किया था के लिए जो आप लोगों ने सुना होगा कि बराबर की पहाड़ियां है ना, आप लोगों ने सुना होगा नागार्जुनी पहाड़ियां, तो बराबर की पहाड़ियों में तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन नागार्जुनी पहाड़ी की बात करें तो इसमें किसने बनवाया था है ना। तो इसमें क्या किया था इसने, नागार्जुनी पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में, पहाड़ी में इनके लिए व्यवस्था करवाई थी। व्यवस्था करवाई इन द सेंस कि इसने क्या किया था, इसमें गुफाओं का निर्माण करवाया था ताकि आप वहां रहिए और ध्यान में मगन रहिए, कराई। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, दशरथ ने क्या किया था यहाँ पर इनके लिए, यानी स्पेशल अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो ये है कहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये है कहाँ पर, तो ये है जहानाबाद में। बहुत सुंदर है, अगर कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफी सुंदर है। ये कहाँ पर है, दिस इज इन जहानाबाद, दिस इज इन जहानाबाद। ये कहां पर है, ये जहानाबाद में है, ठीक है ना। तो दशरथ ने क्या किया था, आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ी में क्या करवाया था, व्यवस्था करवाई थी, गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, दशरथ ने। तो थोड़ा सा करना क्या है आप लोगों को, इसको इसी तरीके से क्या करना है, थोड़ा सा समझना है कि मेन काम किसने करवाया था। इसमें बराबर की पहाड़ियों में अशोक को भी देखते हैं हम लोग, और अशोक के अलावा जो है, हाँ, अशोक को देखते हैं, और अशोक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो उसमें दशरथ ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ठीक है, तो जो ये है यानी गोपी गुफा है, और उसके बाद से लोमश ऋषि जो है गुफा, तो ये सब निर्माण किसके द्वारा है, दशरथ के द्वारा। यहाँ से इसके बाद लास्ट में जाइए, इनका जो लास्ट रूलर रहा अशोक का, यानी कि मौर्य का जो अंतिम शासक है, मौर्य का अंतिम शासक, आ जाइए, अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वो था वृहद्रथ। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था, वृहद्रथ यानी द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन वाज, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन वाज वृहद्रथ। वृहद्रथ कौन था, ये वृहद्रथ रहा। और माना जाता है कि 185 ईसा पूर्व में, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको 184 भी दिखे, सो नो वरी अबाउट दैट, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि आखिर कैसे हो गया। तो 185 ईसा पूर्व में माना जाता है कि द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज, लास्ट अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था आपका वृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ था, ठीक है। तो ये कब था, इसका टाइम पीरियड 184 से 185 ईसा पूर्व के आसपास में। वृहद्रथ ये लास्ट रूलर था, एंड ही वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर हुज नेम वाज पुष्यमित्र शुंग। इसे किसके द्वारा मार दिया गया था, इसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं, शुंग वंश, यहीं से शुरू होगी कहानी। अब आज इसको फाइनल कर देंगे, ये शुंग वंश, इट मीन्स शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है, इस वंश की स्थापना की थी। ओके, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आएंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी, इस वंश की स्थापना की थी, इसी ने मारा था वृहद्रथ को। इट मीन्स पुष्यमित्र शुंग, इंग्लिश वाले पुष्यमित्र शुंग was the founder of शुंग डायनेस्टी। ये किसका ये फाउंडर था, शुंग डायनेस्टी का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं कि इसके आने से माना जाता है कि ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई थी, यानी शुंग वंश के आने से ही, शुंग वंश के आने से ही, वंश के आने से क्या हुआ था, ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई थी। अच्छा हाँ, जो भी बच्चे ना क्राउन पढ़ते हैं किताब में वंश की स्थापना हुई थी, मैं आप सबको बोलूंगी, उसमें आपको शायद मैंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ है मे बी इट कि वो बौद्ध धर्म के थे, शुंग डायनेस्टी, मे बी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद क्राउन के बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है भी तो आपको करना क्या है कि ध्यान रखिएगा कि वो बौद्ध नहीं थे, शुंग डायनेस्टी बौद्ध नहीं थे, ठीक है ना। जो भी लोग क्राउन पढ़ रहे हैं स्पेशली, मैं उनके बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, ब्राह्मण डायनेस्टी, इट मींस ब्राह्मण डायनेस्टी जो है वो क्या हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ब्राह्मण वंश इनके आने से क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, ठीक है ना। ब्राह्मण वंश क्या हुआ था, इनके आने से स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके बारे में, यानी पुष्यमित्र के बारे में बोला जाता है कि इसने साकल, यानी साकल इन द सेंस जिसको अभी के टाइम पे सियालकोट जिसको बोला जाता है पाकिस्तान के, तो इसने साकल तक क्या किया था, अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जालंधर और साकल तक इसने क्या किया था, अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। इसने जालंधर और साकल तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। साकल जो है, साकल तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये साकल हो गया आज के टाइम पे सियालकोट, साकल इन द सेंस सियालकोट। तो इसके बारे में कहा था कि क्या हुआ था, जालंधर और साकल तक इसने, इट मीन्स हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड, कहाँ तक गया ये, कहाँ तक इसने एक्सपेंशन किया, फ्रॉम पंजाब यानी जालंधर टू साकल, साकल तक क्या हम देखते हैं कि इसके क्षेत्र का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ठीक है, इसी के टाइम पर, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर आक्रमण हुए थे। आक्रमण इन द सेंस कि कौन कौन सा अटैक हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अटैक किसके किसके अटैक हुए थे इन द टाइम पीरियड ऑफ शुंगास। देखिए यूनानी शासक जो थे, यूनानी शासकों का, और माना जाता है कि संभवतः एक अनुमान है कि देमेत्रियस का आक्रमण इसी के समय पर हुआ था। संभवतः देमेट्रियस का आक्रमण इसी के काल में हुआ था, इसी के काल में हुआ था। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देमेट्रियस अटैक्ड in this area in the time period of Shunga. Demetrius attacked on Patliputra in the time period of Pushyamitra. पुष्यमित्र के समय पे माना जाता है कि इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, अटैक किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि माना जाता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास में खारवेल ने, कलिंग के शासक खारवेल ने भी यहाँ पर क्या किया था, अटैक किया था। यानी अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस, यानी साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि कलिंग के शासक खारवेल ने पहली शताब्दी खारवेल जो है माना जाता है कि इसने भी क्या किया था, पहली शताब्दी ईसा
ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, It means Kharvel invaded in first century in the time period of पुष्यमित्र शुंग। कहाँ पर इसने अटैक किया था, यानी कि खारवेल का जो इन्वेजन हुआ था वो कब हुआ था? खारवेल इन्वेजन की बात करें तो ये कब हुआ था? पहली शताब्दी ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पर, यानी 2 अटैक हुए थे, यूनानी और बैक्ट्रियों का जो आक्रमण हुआ था, इसमें माना जाता है स्पेशली डेमेट्रियस का अटैक हुआ था इसी के टाइम पीरियड पर, पुष्यमित्र शुंग के। और यहाँ पर आते हैं कि कलिंग के शासक खारवेल का भी माना जाता है कि अटैक हुआ था इसी समय पर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें। अब ये आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी जो कैपिटल यानी जो पुष्यमित्र शुंग है उसकी राजधानी की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी कैपिटल भी क्या हो गई थी? 2 हो गई थी। एक तो पाटलिपुत्र है, इसकी कैपिटल भी हम क्या देख रहे हैं? 2 है। द फर्स्ट वन इज पाटलिपुत्रा एंड द सेकेंड वन इज विदिशा। दूसरा कौन सा था? विदिशा था। और विदिशा का इसने जो मेन प्रांतपति के तौर पर किसे नियुक्त किया था, यानी राज्य का जो प्रतिनिधि बनाया था इसे, कुमारमात्य किसे बनाया था इसने? अग्निमित्र को। इसने विदिशा का कुमारमात्य अपने पुत्र किसे बनाया था इसने? विदिशा के कुमारमात्य अपने पुत्र अग्निमित्र को बनाया था। इसका बेटा था अग्निमित्र को बनाया था। इट मीन्स अग्निमित्र was कुमारमात्य ऑफ विदिशा, यानी विदिशा का जो कुमारमात्य है वो कौन था? वो अग्निमित्र था। ठीक है ना, विदिशा का। ओके, विदिशा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। उस टाइम का ये मध्य देश हुआ। उस टाइम की अगर बात करें तो ये मध्य देश कहलाता था, मध्य देश। ठीक है ना, एंशियंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या था? मध्य देश इसका नाम था। और इसके अलावा बात करें कि इसके टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं? 2 विद्वान, यानी 2 बड़े विद्वान इसके टाइम पे थे, स्कॉलर्स। और एक कौन है? पाणिनि। एक है पाणिनि और दूसरे कौन से थे? पतंजलि। एक पाणिनि है, एक पतंजलि है। एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे, इनको कहा जाता है व्याकरणाचार्य, यानी व्याकरण पर इनका बहुत ज्यादा क्या था? काम में था। पतंजलि जो है ये क्या कौन थे? योगाचार्य थे, पतंजलि कौन थे? योगाचार्य थे। तो ये 2 बड़े स्कॉलर्स क्या हम लोग देखते हैं इस टाइम पीरियड पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा चलिए हम लोग फिर इसके बाद बात क्या करते हैं कि ये तो हो गया कि इसके टाइम पे, और इसके बारे में एक एविडेंसेस ये भी मिलता है कि इसने, यानी इसके बारे में एक एविडेंस क्या मिलता है? एविडेंस ये मिलता है इसके बारे में एक एविडेंस क्या मिलता है? अकॉर्डिंग टू पुराण, यानी पुराणों के अनुसार, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू पुराण्स, पुराण के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इट मीन्स ही ऑर्गेनाइज्ड
टू अश्वमेध यज्ञ, टू अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध करवाया था। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है हम लोगों को पुराणों से। ठीक है, इसने ब्राह्मण धर्म को बहुत मोटिवेट किया और माना जाता है कि इसमें अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कि इसने लगभग 184 यानी कितने इसके बारे में है कि इसने लगभग क्या किया था। हाँ, इसके बारे में ऐसा मतलब ऐसा अनुमान है कि इसने 184 भी नहीं, इस संख्या को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे मत ही लिखिए। 184 नहीं, यानी इसको आप ये कर लीजिए कि इसने एक बड़ी संख्या में स्तूपों को नष्ट करवाया था। एक बड़ी संख्या में स्तूपों को नष्ट करवाया था, नष्ट करवाया था इसने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बहुत बड़ी संख्या में he plundered a large number of stupas. He plundered a large number of stupas. A large number of stupas. बहुत बड़ी संख्या पे इसने क्या किया था? स्तूपों को नष्ट करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या करवाया था? रोलिंग, रोलिंग बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नष्ट करवाया था उसे इसने। माना जाता है, देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है आपका आ जाए कि वैदिक पुनर्जागरण कौन से शासक के काल में हम लोग देखते हैं? तो शुंग काल में माना जाता है, क्योंकि इसने ब्राह्मण धन को बहुत ज्यादा क्या किया? मोटिवेट किया। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसने किया क्या है कि इसने बहुत बड़ी संख्या में स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है, सॉरी मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपके सवाल को, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे पा रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो बीच में ही क्या हो जा रहा है, आवाज जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसके बारे में माना जाता है कि इसने जो है लगभग अपने क्या किया था? इसने अपने 8 यानी पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि यह अपने 8 पुत्रों के माध्यम से शासन कर रहा था। 8 पुत्रों के माध्यम से शासन कर रहा था, के माध्यम से शासन कर रहा था। ठीक है ना? यानी इसका जो रूल था वो किससे हो रहा था? अभिषेक, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है ना? इफ यू रीड अबाउट शुंगा डायनेस्टी एंड व्हाट वाज देयर सिग्निफिकेंस, they were not very कह सकते हैं कि they were not very popular dynasty, but still because after Mauryans that the time period of Shunga, so that's why we have to study about Shunga dynasty. ठीक है, that's why we have it's compulsory that we have to know that what kind of dynasty and what is the next dynasty after Mauryans. चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एक मतलब इसका जो कह लें कि एक शासक आता है, इसका नाम था भागवत। बस थोड़ा सा जान लेना, इन डायनेस्टी में कुछ रखा नहीं है। ठीक है ना? ना उतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा। भागवत, और भागवत के बाद इसके बाद एक शासक आता है शुंग डायनेस्टी का। हिज नेम वाज देवभूति। हिज नेम वाज देवभूति। ठीक है ना? और ये क्या था? ही वाज माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड का मतलब होता है कि यह क्या था? यह अल्पवयस्क था, छोटा था, यह अल्पवयस्क था। इसकी हत्या की किसने? फिर भी पढ़ लेने में कुछ जाता नहीं है अभिषेक, आई गेस। ठीक है ना? इसकी हत्या यानी ये क्या था? माइनर चाइल्ड था, और इसकी हत्या किसने की थी? इसी के मंत्री वासुदेव कणव ने। हत्या किसने की? इसी के मंत्री यानी इसी के मिनिस्टर। इसका नाम क्या था? वासुदेव कणव। वासुदेव कणव। His name was वासुदेवा कणव। इसका नाम क्या था? वासुदेवा कणव। जो इसके बाद यानी कि
शुंग डायनेस्टी में अगर हम लोग बात करें तो ही वॉज सेकेंड लास्ट रूलर भागवत, एंड आफ्टर दैट देवभूति, और उसके बाद आता है देवभूति। देवभूति के बारे में बात करें तो यह क्या था, यह एक अल्पवयस्क बालक था जिसकी हत्या इसके ही मंत्री मिनिस्टर वासुदेव कनौ ने कर दी थी। और वासुदेव कनौ ने क्या किया, यस देखिए एक चीज आपसे बता दूं, अभी आशुतोष आप जो कह रहे हैं ना कि मैम आई रेफरिंग टू, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके बारे में है कि जब ये आए थे तो ब्राह्मण धर्म को इन्होंने प्रमोट किया था, तो प्रमोशन में इस दौरान इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को भी इन्होंने काफी ज्यादा उस टाइम पर बहुत आगे नहीं जाने दिया, ठीक है। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, इस तरीके को क्या किया था, अपनाया था। अब आ जाइए कणव, ये हो गया, ये था लास्ट, यानी कि देवभूति वॉज लास्ट रूलर, ही वॉज लास्ट रूलर, he was last ruler of Shung dynasty, of Shung dynasty, यानी शुंग वंश का क्या था, यह अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक था। He was last ruler of Shung dynasty, शुंग वंश का क्या था, यह अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट जो है हमारा वो है कणव वंश, कणव वंश इन द सेंस कणव डायनेस्टी, ठीक है ना। तो इनका माना जाता है कि 75 ईसा पूर्व में, कब की बात है, 75 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई थी, इस वंश की स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी। इन 75 जो बीसी हम क्या देखते हैं, दिस डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। इनका, और इसने किसने किया था एस्टैब्लिश्ड, वासुदेव के द्वारा, वासुदेव कणव इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था, संस्थापक था। इट मीन्स कि वासुदेव कणव वॉज, वासुदेव कणव वॉज फाउंडर ऑफ, was founder of this dynasty, of this dynasty, इस वंश का ये क्या था, संस्थापक था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या थे, ये भी ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ये भी ब्राह्मण धर्म को ही मानते थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी, अनुयायी इन द सेंस की मानते थे, के अनुयायी थे। It means they were also Brahmins. It means they were also Brahmins. ये क्या थे, ब्राह्मण्स थे। और नेक्स्ट बात करें कि इनका जो टोटल, जो इनका पूरा शासन काल माना जाता है कि 9 वर्षों का था, इनका संपूर्ण जो शासन काल था वो 9 वर्ष का था। इनका संपूर्ण शासन काल 9 वर्ष का था। कब का था, यानी टोटल जो इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड है वो क्या था, ओवरऑल दे रूल्ड अप्रॉक्स 9 years, दे रूल्ड अप्रॉक्स 9 year, अप्रॉक्स 9 year, मतलब माना जाता है कि ये 9 year इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। 9 साल इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है ना। और भूमिदेव, नारायण और सुशर्मा, इनके शासकों की बात करें तो देखिए रूलर का जो इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रूलर, सीक्वेंस ऑफ रूलर, रूलर यानी शासकों का जो क्रम है, इसके शासकों का क्रम की बात करें तो पहले तो हो गया वासुदेव, वासुदेव, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है भूमिदेव, जो नेक्स्ट है दैट इज भूमिदेव। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नारायण, और फिर देन लास्ट सुशर्मा। भूमिदेव दैट इज नारायण एंड और उसके बाद लास्ट जो है वो कौन है, वो है सुशर्मा, ठीक है ना। तो यहां तक माना जाता है कि इसका क्या था ठीक है। और सुशर्मा की बात करें तो इसकी हत्या सीमुक ने कर दी थी। ये था लास्ट शासक, ये क्या था, अंतिम शासक था। He was last ruler of, अंतिम शासक था यानी लास्ट रूलर था,
लास्ट रूलर। और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसकी हत्या किसने की थी? सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक। ही वॉज किल्ड बाई सिमुक, किल्ड बाई सिमुक। और ये सिमुक कौन था? ये आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। ये था कौन? यह आंध्र सातवाहन वंश का, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का शासक था। क्या? रहेगा। अब आ रही है वॉइस? हाँ जी, अब आ रही है वॉइस? ओके ओके, हाँ जी सुन लीजिए, यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो शुंग डायनेस्टी था, शुंग डायनेस्टी में हम लोग क्या देखते हैं कि वो भी ब्राह्मण वंश के थे, और स्टैब्लिश्ड किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। लास्ट की अगर बात करें, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी? दैट वाज देवभूति। देवभूति लास्ट था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, देन आता है कनव डायनेस्टी। बहुत कम ईयर इन लोगों ने रूल किया है, अप्रॉक्स 9 ईयर। 75 BC में क्या हुआ था? इन्हें स्टैब्लिश्ड किया गया था। ये भी बेसिकली क्या थे? ब्राह्मण्स थे। इनके बारे में वी डोंट हैव अ लार्ज सोर्स रिगार्डिंग दैट कि इनका रूल कैसा था और कैसा नहीं था, बहुत अल्प काल के लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इनके ही इसमें जो लास्ट रूलर था, इसका नाम था सुशर्मा, यानी सुशर्मा वाज द लास्ट रूलर ऑफ कनव डायनेस्टी। ठीक है, और इसको इसकी जगह पर आया कौन था? सिमुक आया था। सिमुक वाज आंध्र सातवाहना डायनेस्टी। वो था कौन? वो आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का मेन संस्थापक था। आंध्र सातवाहन, जैसा कि आपको नाम से ही सुनाई दे रहा है कि आंध्र सातवाहन यानी आंध्रा रेंज से क्या थे? ये लोग संबंधित थे, और इनके एम्पायर का क्या हुआ था? एक्सपेंशन हुआ था। अच्छा, यहाँ मुझे 5 मिनट आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? इसमें देखिए ज़्यादा नहीं था, लेकिन बट स्टिल मैंने इसके बारे में बता दिया, ताकि ये ना रहे कि शाजिया मैम ने बताया नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि ये इसमें ये चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन अगर बन सकते हैं, तो आपको अगर मेन बात पे आप अगर पता है, तो आप एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। हाँ जी सुनिए, मैं आप सबसे कुछ बातें बोलना चाह रही थी। जैसे इसके बाद, यानी इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किसका शासनकाल हम लोग देखते हैं, इसके बाद शासनकाल यानी अब मौर्य खत्म होते हैं, मौर्य के बाद ये आते हैं, और फिर अब जो मगध में जो शासन दिखाई देगा, दैट वाज गुप्ता पीरियड। बट प्रॉब्लम इज दैट, जो समस्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि गुप्ता में भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं रिगार्डिंग पाटलिपुत्रा। ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड में देखते हैं कुछ कुछ चीजें, और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, जो लिच्छवी में उसके जब विवाह वगैरह होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो बहुत ज्यादा मगध के रिगार्डिंग, क्योंकि उनका क्या था? सेंट्रलाइजेशन नहीं था, केंद्रीकृत शासन नहीं था। तो अगर हम लोग ये सोचें कि मगध के कंटेक्स्ट में खूब क्वेश्चंस आते, नहीं तो उनका सब जगह, इनफैक्ट उनका जो धीरे धीरे एक्सपेंशन मध्य प्रदेश की तरफ होने लगा था, विदिशा, उज्जैन, तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि उधर ज्यादा उनका है कहने के लिए कि उसकी पाटलिपुत्र के ही है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि सामान्य भारतीय इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग को सबको पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने श्रीगुप्त पढ़ा, फिर चंद्रगुप्त पढ़ा, स्कंदगुप्त पढ़ा, समुद्रगुप्त का पढ़ा, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग सामान्य भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तब। लेकिन अगर चूंकि अभी हम लोग का चल रहा है बिहार का इतिहास, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, बिहार का इतिहास, तो कल वाली जो क्लास होगी, तो अगर आप सब कहें तो जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है गुप्ता में, मैं वो पढ़ा दूं, ताकि ज़रूरी वो है कि बिहार का क्षेत्रीय राजवंश कौन था वो जाने हम लोग।
बताइए आप लोग, क्योंकि गुप्ता पीरियड है ना, अगर आप उसको पढ़ने लग जाएंगे तो वो सामान्य भारतीय इतिहास का पार्ट हो जाता है, उसमें आपको बहुत कुछ मगध के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। जहां हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सामान्य हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन गुप्ता पीरियड में जो जो मैं ये कह रही थी ना, जैसे कि कल जो मैं पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों से यही डिस्कस कर रही हूँ कि मैं जो पूरे के पूरे जो शासक हैं A to Z, ठीक है ना, तो A to Z हम लोगों को नहीं पढ़ना, पढ़ना उन्हें है जो बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है ना, तो सामान्य, चूंकि हम लोग अभी सामान्य भारतीय इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो बीपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा, जो बिहार के इतिहास के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा। तो कल जो है, इसलिए मैंने आप लोगों से पहले ही ये बात डिस्कस कर ली है कि कल जो है हम गुप्ता पीरियड उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जो सामान्य, चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास, तो बिहार के इतिहास के संदर्भ में हम उन्हीं शासक को उठाएंगे। अब ये नहीं कि कल मैम ये वाला भी रूलर बच गया है, मैम वो वाला भी रूलर बच गया है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग बिहार के कंटेक्स्ट में, उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गुप्त काल आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत सारे शासक हैं, और वो सारे शासक इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार के संदर्भ में। ठीक है हाँ, यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास रीजनल डायनेस्टी भी तो है, जैसे कर्नाट वंश हो गया, वैनवार वंश हो गया, ये सभी तो पढ़ना है हम लोगों को। तो जो हमारे बिहार के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, कर्नाट वंश के बारे में पूछा हुआ है, मिथिला के जो डायनेस्टी थे उनके बारे में पूछा हुआ है, तो हम क्यों ना वो पढ़ें जो हमारे लिए ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि गुप्ता के डायनेस्टी में सबको मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कल उनके बारे में नहीं बताऊंगी, जिनका बिहार से कुछ मिलता है एविडेंसेस, उन्हीं के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और साथ में अगर कल कोशिश ये रहेगी कि जो क्षेत्रीय जो राजवंश है, चूंकि अब क्या है मध्यकाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब, तो क्षेत्रीय राजवंश जो है उस टाइम के थे, स्पेशली 8 से लेकर के 10वीं सेंचुरी के आसपास में, उनके बारे में हम लोग कल क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक चली कोई समस्या तो नहीं ना आप लोगों को? आज वाली क्लास ठीक रही? देखिए मैं फीडबैक जरूर लेती हूँ आप लोगों से, ताकि दिक्कत नहीं हो, कहीं समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछ लें इसमें। चलिए फिर टाइम हो चुका है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो कल एक काम करेंगे ना, कल स्टार्टिंग में जब आऊंगी मैं पुष्पा, तो उस टाइम पे हम लोग और कुछ चीजें जो बीपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब चूंकि समय हो चुका है दूसरी क्लास का, चलिए इजाज़त दें आप सभी, और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद इस क्लास के लिए, और जो मैंने पढ़ाया है प्लीज़ उसको रिवीजन भी करें, ठीक है। चलिए जी, ओके जी, धन्यवाद।